चलिए शुरू करें। गुड आफ्टरनून, कैसे हैं सब? ऑनलाइन क्विकली कंफर्म करेंगे सब गाइस। आवाज, स्क्रीन, एवरीथिंग इज फाइन। थर्व, कंचन, प्राची, रिया, सानिका, शुभंकर, परफेक्ट। चलिए, बिजनेस लॉज। बिजनेस लॉज में सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ रहे थे अपन। सेल ऑफ गुड्स एक्ट में बेसिक जो डेफिनेशंस है वो अपन ने पूरी कवर की थी, राइट? नाउ सेक्शन नंबर 4, सेल एंड अग्रीमेंट टू सेल। क्या बोलते हैं? देखो, एक होता है ब्रॉडर टर्म कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। कोई भी आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो सेल परचेज का, तो दैट इज सेल करने का बेसिकली, तो दैट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर देयर कैन बी इमीडिएट सेल और देयर कैन बी एन अग्रीमेंट। इमीडिएट सेल मतलब क्या? जिसमें आपके गुड्स की प्रॉपर्टी जो है आप इमीडिएटली सामने वाले को ट्रांसफर कर रहे हो। अग्रीमेंट में क्या कर रहे हो? अभी के लिए सिर्फ अग्रीमेंट कर रहे हो, एक्चुअली जो प्रॉपर्टी है वो कब पास होगी? एट द फ्यूचर डेट। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय सेलर ट्रांसफर्स और अग्रीज टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू अ बायर फॉर अ प्राइस। ना कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कैन बी बिटवीन वन पार्ट ओनर एंड अनदर। हो सकता है कि एक पार्ट ओनर है और दूसरा, मतलब एक प्रॉपर्टी है उसमें दो लोगों का हिस्सा है, ए और बी का। हो सकता है ए बी से उसका बचा हुआ हिस्सा खरीद ले, ऐसा भी सेल हो सकता है। इट में बी एब्सोल्यूट और कंडीशनल। एब्सोल्यूट मतलब विदाउट एनी कंडीशन, कुछ कंडीशन के साथ में भी हो सकता है कि भाई सेल होगी बट सब्जेक्ट टू इंस्पेक्शन, एक बार इंस्पेक्शन हो जाए तभी ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी। वेयर इन अ कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड इमीडिएटली, ऊपर लगे तो इमीडिएटली लिख लो वहां पर, फ्रॉम सेलर टू बायर, द कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड अ सेल। बट वेयर ट्रांसफर इज टू टेक प्लेस एट फ्यूचर टाइम्स और सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन, इट इज कॉल्ड अग्रीमेंट टू सेल। फ्यूचर टाइम पे होना है, सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन होना है। सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन होना है मतलब वो भी फ्यूचर में ही होना है, फ्यूचर में कंडीशन फुलफिल होगी फिर ट्रांसफर होगी। इट इज कॉल्ड अग्रीमेंट टू सेल। एक अग्रीमेंट जो है, अग्रीमेंट टू सेल, वो सेल कब बन जाएगा? बाय द लैप्स ऑफ टाइम और व्हेन द कंडीशंस आर फुलफिल्ड। जो भी यहां पर कंडीशन फुलफिल करना था वो कंडीशन फुलफिल हो गई, या फिर टाइम जो भी दिया था 10 दिन बाद हम करेंगे ये कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा किया था तो 10 दिन होने के बाद में अग्रीमेंट टू सेल विल बिकम अ सेल। यही चीज को और दो बार इन्होंने यहां पर बताया है, सेल, अग्रीमेंट टू सेल। उसके नीचे whether absolute or agreement depends on whether the immediate transfer or at a future date. When agreement to sell becomes a sale, agreement to sell becomes a sale when the time elapsed or conditions are fulfilled. ऐसा सब कुछ उन्होंने वही पेज में वापस से सेम चीज को रिपीट किया है, ठीक है? जैसे अग्रीमेंट अपन ने किया 10th को कि भाई हम 20 तारीख को जो है वो एक्चुअल सेल का कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे ही 10 दिन खत्म हो जाते हैं, 20 तारीख आ जाती है, वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट जो अग्रीमेंट है वो सेल में बन जाएगा। अग्रीमेंट टू सेल बिकम्स सेल। नाउ फॉलोइंग एलिमेंट्स मस्ट को एग्जिस्ट। एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कहलाए जाने के लिए ये वाले सारे एलिमेंट्स होने जरूरी है, ठीक है? दो पार्टीज होना जरूरी है ऑब्वियसली, सेलर एंड बायर, एंड दोनों डिफरेंट पर्सन होने चाहिए। सब्जेक्ट मैटर मस्ट बी गुड्स। गुड्स मतलब सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी, एग्जिस्टिंग हो चलेगा, फ्यूचर हो चलेगा। देन प्राइस इन मनी नॉट इन काइंड। प्राइस हमेशा मनी में होना चाहिए। अपन कोई गुड्स खरीद रहे, उसके बदले कुछ गुड्स दे रहे, तो दैट इज नॉट अ सेल। अब अपन वैसे तो मोबाइल एक्सचेंज करते हैं फिर सर, राइट? अपन बहुत बार सेल वगैरह में अपना पुराना मोबाइल देते हैं, नया वाला मोबाइल लेते हैं। वहां पर पूरा का पूरा अपन मोबाइल के थ्रू एक्सचेंज करते हैं क्या? अपन पुराना मोबाइल देते हैं प्लस थोड़े से पैसे भी देते हैं, राइट? और उससे नया मोबाइल लेते हैं। तो क्या बोल रहे हैं? नथिंग प्रिवेंट्स कंसिडरेशन फ्रॉम पार्टली बीइंग इन मनी। पार्टली मनी में रहा, पार्टली काइंड में चलेगा, बट पूरा की पूरा इन काइंड रहा तो नहीं चलेगा। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन द गुड्स मस्ट टेक प्लेस। प्रॉपर्टी मतलब जनरल प्रॉपर्टी, दैट इज ओनरशिप, शुड ट्रांसफर, तभी वो सेल होगा। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड बाय ऑफर
टू बाय और सेल बाय वन पार्टी एंड एक्सेप्टेंस बाय द अदर। एक पार्टी ऑफर करेगी बाय करने के लिए या सेल करने के लिए, दूसरा एक्सेप्ट करेगा। इट मे बी एब्सोल्यूट और कंडीशनल। ऑल अदर एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, जो फ्री कंसेंट वगैरह ये सब होता है, वो यहां पर फॉलो होगा। इसको भी मार्क कर लेना। These elements are important, must coexist for sale. Now, sale और agreement to sell, इसमें अपने को डिफरेंस दिया है। सेल में प्रॉपर्टी इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाएगी, अग्रीमेंट में एक फ्यूचर डेट को होगी। सेल इज एन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, सेलर ने गुड्स दे दिया, सामने वाले से पैसे आ गए, राइट, प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई। बट अग्रीमेंट इज एग्जीक्यूटरी, अभी हमने सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट किया है, फ्यूचर में जाकर के सब चीजें होगी। रेमेडीज फॉर ब्रीच, अगर सेल के टर्म, सेल के कॉन्ट्रैक्ट में कोई एक पर्सन अगर कॉन्ट्रैक्ट जो है तोड़ देता है, सेलर कैन स्यू द बायर फॉर द प्राइस। देखो, सेलर ने बायर को गुड्स बेचा, प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई, बायर ने पैसे नहीं दिया, तो सेलर के पास में क्या रेमेडी है ब्रीच के लिए? वो स्यू कर सकता है बायर को फॉर द प्राइस। अग्रीमेंट में सेलर ने बायर को बोला मैं तेरे को बेचूंगा, उसके बाद में क्या हुआ? सेलर ने या बायर ने मना कर दिया, आइदर पार्टी ने। उस केस में फिर क्या होगा? वहां पर अग्रीव पार्टी कैन स्यू फॉर डैमेजेस ओनली एंड नॉट फॉर द प्राइस। वहां पर वो जो सिर्फ है डैमेजेस जो है वो क्लेम कर सकते हैं, बट उसके अलावा और कुछ नहीं होगा। देखो, सेलर ने कैंसिल किया तो बायर तो उससे डैमेजेस क्लेम कर सकता है, बायर ने कैंसिल कर दिया तो सेलर उससे प्राइस रिकवर कर सकता है कि यहां पर नहीं, क्योंकि अभी प्रॉपर्टी ट्रांसफर ही नहीं हुई है। सिर्फ और सिर्फ वो क्या कर सकता है? डैमेजेस रिकवर कर सकता है इन केस ऑफ अग्रीमेंट। लाइबिलिटी, सेल होने के बाद में गुड्स अगर डिस्ट्रॉय हो गए, कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो लाइबिलिटी किसकी आएगी? बायर की, क्योंकि उसके गुड्स हो गए वो। बट बिफोर अगर अग्रीमेंट हुआ है अभी, तो सिर्फ लाइबिलिटी ऑफ सेलर। बर्डन ऑफ रिस्क, रिस्क ऑफ लॉस किसका है? बायर का इन द सेल, बट रिस्क ऑफ लॉस किसका है? सेलर का इन द अग्रीमेंट टू सेल। अग्रीमेंट में देखो अभी तक प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हुई है, अभी गुड्स काइंड ऑफ सेलर के ही है, इसलिए वो सब चीजें सेलर को लागू रहेगी। नेचर ऑफ राइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट क्रिएट्स जस्ट इन रेम। देखो, सेलर ने बायर को गुड्स बेच दिया, ठीक है, यहां पर सेलर जो है उसके पास में राइट्स है कि वो बायर के अगेंस्ट, सिर्फ एक पर्सन के अगेंस्ट जो है वो यहां पर ये कर सकता है, क्या कर सकता है? उससे प्राइस रिकवर कर सकता है। बट बी की अगर बात करें तो बी को एक्सक्लूसिव ओनरशिप मिलती है पूरे वर्ल्ड के अगेंस्ट। पूरे वर्ल्ड के अगेंस्ट वो अपने पास में अनडाउटेडली गुड्स रख सकता है। दिस इज कॉल्ड जस्ट इन रेम, दैट इज राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। बट अग्रीमेंट अगर हुआ है तो जस्ट इन पर्सोनम ही मिलेगा, बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो या सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों के लिए। क्योंकि अग्रीमेंट में सेलर ने बोला है बायर को कि मैं तेरे को गुड्स बेचूंगा, बायर जो है डिमांड किससे कर सकता है परफॉर्मेंस? सिर्फ और सिर्फ सेलर से, एक ही पर्सन से। दिस इज जस्ट इन पर्सोनम, राइट्स ओनली अगेंस्ट अ स्पेसिफिक पर्सन, अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पार्टी। राइट ऑफ रीसेल, सेलर सेल करने के बाद में रीसेल कर सकता है क्या? नहीं। बट अगर अग्रीमेंट हुआ है अभी सिर्फ, तो सेलर में रीसेल सिंस द ओनरशिप इज विद द सेलर। लास्ट के दो पॉइंट्स एक बार देखते हैं। इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ द सेलर, देखो सेल के केस में सेलर अगर इंसॉल्वेंट हो गया, ठीक है, सेल के केस में सेलर अगर इंसॉल्वेंट हो गया, सेलर ने बायर को गुड्स दे दिए हैं बट बायर ने अभी तक प्राइस पे नहीं किया है, ऐसा कंडीशन है। अब सेलर इन द केस ऑफ सेल क्या कर सकता है? अग्रीमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, सेल की बात कर रहे हैं। सेलर का जो ऑफिशियल असाइनी अपॉइंट होगा वो बायर से प्राइस रिकवर कर सकता है। बायर से गुड्स वापस ले सकता है क्या? वो नहीं ले सकता, क्योंकि सेल ऑलरेडी हो गया है, प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई है, वो बायर से सिर्फ और सिर्फ प्राइस रिकवर कर सकता है। ऑफिशियल असाइनी विल नॉट बी एबल टू टेक ओवर द गुड्स बट रिकवर द प्राइस फ्रॉम द बायर। अच्छा, अग्रीमेंट के केस में ये क्या होगा फिर? ऐसा केस है तो सेलर जो है, सेलर इंसॉल्वेंट हो गया, उसका ऑफिशियल असाइनी जो है वो अब बायर से प्राइस रिकवर कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि अभी तक सेल हुआ ही नहीं है, राइट? वो गुड्स को अपने पास में ही रख लेगा, सेलर के जो गुड्स है उसको सेलर के ऑफिशियल असाइनी उसके पास में ही रख लेगा, क्योंकि अभी तक सेल एग्जैक्टली हुआ ही नहीं है।
ऑफिशियल असाइनी विल एक्वायर कंट्रोल ओवर द गुड्स बट द प्राइस विल नॉट बी रिकवरेबल। अच्छा समझो अग्रीमेंट हुआ था, यहां पर सेलर और बायर के बीच में अग्रीमेंट हुआ था, अभी प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हुई थी बट गुड्स बी को डिलीवर हो गए थे एक बार देखने करने के लिए, उसके बाद में सेलर इंसॉल्वेंट हो गया, तो क्या ऑफिशियल असाइनी बी से वो गुड्स रिकवर कर सकता है? क्या क्या लगता है, यस और नो? कर सकता है, क्योंकि प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हुई है, बरोबर, गुड्स के ऊपर ओनरशिप रख सकता है। दूसरा केस, अगर बायर इंसॉल्वेंट हो जाए तो, बायर इंसॉल्वेंट, सेलर ने बेच दिया गुड्स बायर को, दैट इज सेल हो गया, अब प्राइस पे करने के पहले बायर जो है क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, राइट। अब क्या होगा यहां पर, बायर का जो ऑफिशियल असाइनी है, राइट, बायर का जो ऑफिशियल असाइनी है विल हैव कंट्रोल ओवर द गुड्स, उसको गुड्स वापस करने पड़ेंगे क्या? नहीं, सेल हो गया था ना, प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई थी ना, उसको गुड्स पे वो कंट्रोल रख सकता है। पैसे कितने पे करने पड़ेंगे, वो जो रेशो डिसाइड होगा, 1 रुपए के बदले 50 पैसे वगैरह जो भी डिसाइड होगा वैसा। इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ बायर इन अग्रीमेंट टू सेल, अगर अग्रीमेंट हुआ है तो ऑफिशियल असाइनी फिर गुड्स पर कोई कंट्रोल नहीं रख पाएगा, भले ही बायर के पास में पड़े हो गुड्स, बट वो कंट्रोल नहीं रख पाएगा, गुड्स नीड्स टू बी रिटर्न टू द सेलर। क्यों? क्योंकि अभी तक सेल हुआ ही नहीं था। यहां तक क्लियर है क्या ये सब पॉइंट्स? ओके, चलो, सेल डिस्टिंग्विश फ्रॉम अदर सिमिलर कॉन्ट्रैक्ट्स, सेल के जैसे लगने वाले कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स बट जो कि एक्चुअली सेल नहीं है। सेल एंड हायर परचेज, हायर परचेज क्या होता है? हायर परचेज क्या होता है? इट इज वेरी क्लोजली लाइक द सेल, रिजेंबल्स विद सेल, बट रियल ऑब्जेक्ट ऑफ हायर परचेज इज द सेल ऑफ गुड्स इमेज। अल्टीमेटली देखो, हायर परचेज भी अल्टीमेटली सेल ही होता है, बट सेल से डिफरेंट है, जो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट होता है ना डिफरेंट है। हायर परचेज में क्या होता है, एक पर्सन दूसरे को हायर पे गुड्स देता है, हायर पे मतलब रेंट पर, बी ने वो गुड्स लिया हायर पर, बी ने ए को हर महीने हायर चार्जेस पे करने पड़ते हैं, हायर इंस्टॉलमेंट या फिर हायर चार्जेस पे करने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल 4 इंस्टॉलमेंट पे करनी थी, चौथी इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद में ही ये गुड्स की प्रॉपर्टी विल ट्रांसफर टू बी। जब तक वो लास्ट इंस्टॉलमेंट पे नहीं करता तब तक प्रॉपर्टी रिमेन्स विद द पर्सन हु हैज गिवन द गुड्स ऑन हायर। इसके गवर्न करने के लिए अलग एक एक्ट है, हायर परचेज एक्ट। हायर परचेज अग्रीमेंट मीन्स agreement under which goods are let on hire and under which hirer has an option to purchase them in accordance with the terms of the agreement. Possession delivered on a condition that such person pays periodical installment, यहां पर periodical installment पे करना पड़ता है। Property is to pass on the payment of last of such installment and person has the right to terminate at any time before the property so passes. A ने B को हायर पे दिया गुड्स, 5 इंस्टॉलमेंट पे करनी थी, बी को 2 इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद में लगा कि अरे नहीं गुड्स अच्छे नहीं है, नहीं चाहिए, तो क्या कर सकता है वो? पेमेंट करना बंद कर सकता है, टर्मिनेट कर सकता है हायर परचेज को। ए जो है वापस वो गुड्स ले लेगा। उसी बेसिस पर अपने को डिस्टिंक्शन दिया है, सेल में प्रॉपर्टी कब ट्रांसफर होती है? इमीडिएटली एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, राइट। यहां पर सेल की बात कर रहे हो डायरेक्टली, अग्रीमेंट की बात नहीं कर रहे हैं। हायर परचेज में जब आप लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करोगे तब पास होगी। यहां पर सेल में बायर, द पोजीशन ऑफ बायर इज दैट ऑफ ओनर, बट यहां पर हायर परचेज में जो हायर पे ले रहा है, जो हायरर है, इज दैट ऑफ अ बेली टिल ही पेज द लास्ट इंस्टॉलमेंट। जो हायर पे ले रहा है उसकी पोजीशन क्या है? सिर्फ एज अ बेली, सामने वाले की अमानत समझ करके वो अपने गुड्स को अपने पास में रख सकता है जब तक कि वो लास्ट इंस्टॉलमेंट पे नहीं करता। ही इज ओनली अ बेली।
यहां पर एक बार सेल होने के बाद में बायर कैन नॉट टर्मिनेट, बट हायर परचेज में अगर बायर चाहे तो क्या कर सकता है, रिटर्न कर सकता है गुड्स, एंड जो आगे की बची हुई इंस्टॉलमेंट है वो पे करने से बंद कर सकता है। बर्डन ऑफ रिस्क ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ द बायर, सेलर टेक्स द रिस्क ऑफ एनी लॉस रिजल्टिंग फ्रॉम द इंसॉल्वेंसी ऑफ द बायर। देखो ये बोल रहे हैं कि सेल हो गया है और बायर ने पेमेंट नहीं किया है, उस केस में अगर बायर इनसॉल्वेंट हो गया, अपन ने ऊपर वाले पॉइंट में देखा, यहां पर सेलर को तो रिस्क हो जाएगी, राइट, अरे अब पेमेंट नहीं आया, अब कैसा, वो रिस्क सेलर को बियर करना पड़ता है इन सेल। बट हायर परचेज में अगर बायर इंसॉल्वेंट हो जाए, पेमेंट नहीं कर पाए बीच में कभी भी, तो वो सेलर क्या कर सकता है, वापस गुड्स अपने पास में ले सकता है। इफ द हायर फेल्स टू पे इंस्टॉलमेंट, ओनर हैज राइट टू टेक बैक द गुड्स। बायर कैन पास अ गुड टाइटल टू द परचेजर, यहां पर सेल में बायर के पास में टाइटल आ गया है वैलिड, तो और किसी को बेच सकता है, बिल्कुल बेच सकता है। बट जो हायरर है उसके पास में अभी तक टाइटल आया है क्या बिफोर पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट, नहीं, तो वो जब तक लास्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट नहीं होती वो ट्रांसफर नहीं कर सकता किसी और को गुड्स। रीसेल, बायर कैन रीसेल, यहां पर हायरर कैन नॉट रीसेल ऑब्वियसली अंटिल लास्ट इंस्टॉलमेंट। सेल एंड बेलमेंट, अगेन ये दोनों भी अलग अलग है। बेलमेंट क्या है, डिलीवरी फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस, और उसके बाद में गुड्स नीड्स टू बी रिटर्न आफ्टर द अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ दैट पर्पस, राइट। इसमें डिफरेंसेस क्या है, प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड इज द जनरल प्रॉपर्टी, सेल में पूरे जनरल प्रॉपर्टी अपन ने बात की थी, जनरल और स्पेशल, तो यहां पर सेल में पूरे ओनरशिप राइट्स ट्रांसफर होते हैं, जनरल प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है। कौन से वाले पॉइंट में बोल रहे हो आप प्रिया? ये ट्रांसफर ऑफ टाइटल, हायरर कैनॉट पास एनी टाइटल इवन टू बोनाफाइड परचेजर, मतलब देखो ए ने बी को हायर पे दिया गुड्स, अब वैसे बी सेल कर सकता था क्या, नहीं कर सकता था, बट बी ने सेल कर दिया सी को, ये सी ने गुड फेथ में खरीदा, बोनाफाइडे खरीदा, तो क्या उसको टाइटल मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा, क्योंकि बी के पास में सेल करने का राइट ही नहीं था। बोनाफाइड परचेजर मतलब बेसिकली जो कि गुड फेथ में खरीदता है, विदाउट नॉलेज दैट, उसको पता नहीं था कि ये बी के पास में, खुद बी ने हायर पे लिया हुआ है, ऐसा। सेल और बेलमेंट में, सेल में अपन ने बोला कि जनरल प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है, पूरे राइट्स ट्रांसफर होते हैं। बेलमेंट में क्या होगा, बेलमेंट में ओनली ट्रांसफर ऑफ पोजेशन, स्पेशल प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है, जैसे अपन ने कार दिया सर्विसिंग करने के लिए। सेल में रिटर्न इज नॉट पॉसिबल, एक बार सेल होने के बाद में रिटर्न हो सकता है क्या, नहीं, बट बेलमेंट में बेली हैज टू रिटर्न द गुड्स, वहां पर तो रिटर्न करना ही पड़ता है। सेल में कंसिडरेशन इज द प्राइस इन टर्म्स ऑफ मनी, बेलमेंट में जरूरी नहीं कि कंसिडरेशन हो ही, देयर कैन बी ग्रेचुटियस एज वेल एज नॉन ग्रेचुटियस बेलमेंट। तीसरा होता है सेल एंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर। कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर क्या, बेसिकली सर्विस, कोई अगर आप सर्विस दे रहे हो तो इट इज डिफरेंट फ्रॉम अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज द वन इन विच सम गुड्स आर सोल्ड फॉर अ प्राइस, बट वेयर नो गुड्स आर सोल्ड, आपने सिर्फ कुछ लेबर अप्लाई किया है, कुछ वर्क किया है सामने वाले के लिए, देन इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क एंड लेबर। जैसे आपने बोला कि मैं सामने वाले को पेंटिंग करके दूंगा उसकी, राइट, दिस इज व्हाट अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर, दिस इज नॉट फॉर सेल ऑफ गुड्स। जहां पर आप कुछ स्किल या लेबर लगा रहे हो, दैट इज डिफरेंट। नाउ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बन कैसे कैसे सकता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हाउ मेड, इट मे बी मेड इन एनी ऑफ द फॉलोइंग मोड्स, कौन से मोड्स में, बाय एन ऑफर टू बाय और सेल गुड्स फॉर अ प्राइस एंड एक्सेप्टेंस ऑफ सच ऑफर, आपने क्या किया, बाय एन ऑफर टू बाय और सेल द गुड्स फॉर अ प्राइस एंड एक्सेप्टेंस देयर ऑफ सच ऑफर, जैसा नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, ऑफर दे करके एक्सेप्ट करके, वैसा एक नॉर्मल हो सकता है बिल्कुल। अब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में देयर में भी इमीडिएट डिलीवरी, पेमेंट बाद में हो सकती है, डिलीवरी इमीडिएट होगी ए से बी को, बट पेमेंट बी से ए को बाद में होगा। हो सकता है पेमेंट इमीडिएट हो बट डिलीवरी इज टू बी मेड एट सम फ्यूचर डेट, पेमेंट अभी करना है, डिलीवरी फ्यूचर में आएगी। हो सकता है इमीडिएट डिलीवरी एज वेल एज इमीडिएट पेमेंट हो, दोनों भी इमीडिएट चीजें हो सकता है डिलीवरी और पेमेंट या बोथ इज इन इंस्टॉलमेंट,
पार्टीज ने अगर अग्री किया है तो सब चीजें इंस्टॉलमेंट में हो सकती है। डिलीवरी और पेमेंट ऑफ बोथ मे बी एट फ्यूचर डेट, या फिर डिलीवरी और बोथ, डिलीवरी या पेमेंट या दोनों भी फ्यूचर डेट को भी हो सकते हैं। ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में दो लेग्स होते हैं। ए ने बी को सेल करना है तो ए ने बी को गुड्स देना है, बी ने ए को पैसे देना है, बस उसका अलग अलग टाइमिंग जो है उस हिसाब से उन्होंने वो दिए हैं अपने को 6 पॉइंट्स। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कैसे कैसे हो सकता है, ऐसे ऐसे हो सकता है। सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या रहेगा? गुड्स। सब्जेक्ट मैटर मतलब किस चीज के लिए कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है? गुड्स के लिए। गुड्स जो है वो एग्जिस्टिंग गुड्स रह सकते हैं, फ्यूचर गुड्स रह सकते हैं, मे बी आइदर एग्जिस्टिंग और फ्यूचर गुड्स, कॉन्टिंजेंट गुड्स भी रह सकते हैं, वही वो 2 पॉइंट में बोला है उन्होंने। तीसरा पॉइंट क्या बोलता है कि देयर कैन बी एक्चुअल इमीडिएट सेल एंड देयर कैन बी अग्रीमेंट टू सेल ऑल्सो, ये भी हो सकता है। गुड्स पेरिशिंग बिफोर मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, फॉर एग्जाम्पल ए ने बी को बोला कि मैं जो है क्या करूंगा, तेको गुड्स बेचूंगा। क्या गुड्स बेचूंगा? व्हीट जो मेरे गोडाउन में रखा है वो बेचूंगा। जब ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, तब उनको पता ही नहीं है दोनों पार्टीज को कि जो व्हीट है ना गोडाउन का, वो तो एक्चुअली 2 दिन पहले ही डिस्ट्रॉय हो गया है बिकॉज ऑफ फ्लड, राइट। गुड्स पेरिशिंग बिफोर मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे केस में कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइड। If the goods without the knowledge of the seller have at any time the contract was made perished or become so damaged that they no longer answer to their description. दूसरा केस, आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, राइट, अग्रीमेंट कर लिया फॉर एग्जाम्पल, उसके बाद में गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए। आपने बोला मैं फ्यूचर में बना करके देखो, मतलब ये गुड्स है ये देखो फ्यूचर में बेचूंगा इस तारीख को, वहां पर अग्रीमेंट के बाद में गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए तो अगेन बिकम्स वॉइड, क्योंकि अभी तक और अभी जो है बायर रिस्पॉन्सिबल रहेगा क्या यहां पर पेमेंट करने के लिए? बायर पेमेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा क्या? ए और बी के बीच में अग्रीमेंट हुआ था, ए ने बोला था बी को कि मैं तेरे को गुड्स बेचूंगा, बट वो गुड्स फॉर एग्जाम्पल कार बेचूंगा 10 दिन बाद, बस 10 दिन के पहले ही क्या हुआ, 5 दिन के बाद में वो कार किसी कारण से डिस्ट्रॉय हो गई। तो क्या बी यहां पर पेमेंट करने के लिए लायबल है? बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हैज बिकम वॉइड और प्रॉपर्टी अभी तक ट्रांसफर नहीं हुई थी। एंड लास्टली, अगर फ्यूचर गुड्स है और वो पेरिश हो गए तो भी कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा। सर फ्यूचर गुड्स मतलब अभी तक गुड्स बने ही नहीं, जो बने ही नहीं उसका कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कैसे हो सकता है? बाय सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल ए ने बोला बी को कि मैं तेको लैपटॉप बना करके बेचूंगा फ्यूचर गुड्स। ये कॉन्ट्रैक्ट इनका अग्रीमेंट हुआ, उसके थोड़े दिन बाद बनाने के पहले गवर्नमेंट ने बोला लैपटॉप का प्रोडक्शन बैन नहीं कर सकते आप, तो अब इस केस में फ्यूचर गुड्स हैव पेरिश्ड एंड कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स व्हाट? वॉइड। असरटेनमेंट ऑफ प्राइस इंपॉर्टेंट चीज है ये, सेक्शन 9 एंड 10, इस पे बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं। देखो, असरटेनमेंट ऑफ प्राइस, प्राइस मतलब क्या? प्राइस मतलब मॉनेटरी कंसिडरेशन, राइट। जो आप पे करते हैं, जो आप खरीद रहे हैं गुड्स, फॉर एग्जांपल एक बायर कर खरीद रहा है तो उसके अगेंस्ट जो उसको प्राइस मनी कंसिडरेशन देना पड़ता है, दैट इज प्राइस। अब वो जो प्राइस है ना, इट कैन बी फिक्स्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट, हो सकता है आपने कॉन्ट्रैक्ट किया उसमें लिख लिया हो ये प्राइस रहेगा, हो सकता है इट इज अग्रीड टू बी फिक्स्ड इन अ मैनर प्रोवाइडेड बाय द कॉन्ट्रैक्ट। हमने कॉन्ट्रैक्ट में प्राइस नहीं लिखी बट लिख लिया कि किस तरीके से प्राइस डिटरमाइन होगी। ए और बी ने बोला हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, आज से 2 महीने बाद हम सेल कर लेंगे, उस टाइम पर जो मार्केट प्राइस रहेगी प्लस 5% हम जो है कर लेंगे, ठीक है। दिस इज व्हाट मैनर प्रोवाइडेड बाय द कॉन्ट्रैक्ट। इसमें एक और तरीका हो सकता है टू बी डिटरमाइंड बाय वैल्यूअर। हम ए बोलता है बी को कि मैं तेको गुड्स बेचूंगा बट एट अ प्राइस डिटरमाइंड बाय सी, ठीक है।
ये वाले पॉइंट पर अपन आएंगे डिटेल में। तीसरा एक तरीका हो सकता है डिटरमाइंड बाय द कोर्स ऑफ डीलिंग्स। कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफिकली लिखा नहीं है, बट नॉर्मली पार्टीज की जो डीलिंग होती है प्रायर उनका जो है वो एक पहले से ही ऐसा चलते आ रहा है कि फॉर एग्जाम्पल ए बी को कोई चीज बेचता है तो उसका नॉर्मली वो एक रेट फिक्स है, पहले से ही चलते आ रहा है, राइट, फिक्स फ्रॉम लॉन्ग टाइम बाय डीलिंग, तो इट इज डिटरमाइंड बाय द कोर्स ऑफ डीलिंग बिटवीन द पार्टीज। नाउ बाकी सब तो ठीक है, अपन ने एक ऊपर बोला था, ए ने बी को बोला कि मैं तेरे को बेचूंगा एट द प्राइस डिटरमाइंड बाय सी, उस केस को अपने को देखना है। वो बात करता है सेक्शन 10, अग्रीमेंट टू सेल एट वैल्यूएशन, डिटर्मिनेशन ऑफ द प्राइस बाय द थर्ड पार्टी। ए ने बोला बी को मैं तेरे को अपनी कार बेचूंगा, बट ये कार की प्राइस कितनी रहेगी वो कौन डिटरमाइन करेगा? सी। ठीक है, अब सी जो है उसने क्या किया, वो बोला मैं जो है प्राइस डिटरमाइन नहीं करूंगा, या किसी कारण से वो प्राइस डिटरमाइन नहीं कर पाता है, या तो मना कर देता है या फिर किसी कारण से नहीं कर पाता है। ऐसे केस में ए और बी का जो ये अग्रीमेंट हुआ था, दिस बिकम्स व्हाट? वॉइड। ठीक है, दूसरा केस ए और बी, ए ने बोला था मैं कार बेचूंगा एट प्राइस डिटरमाइंड बाय सी। अब सी तैयार है वहां पर प्राइस डिटरमाइन करने के लिए, बट ए ने कुछ तो भी ऐसा किया जिसके वजह से सी जो है प्राइस डिटरमाइन नहीं कर पाया। इस केस में क्या होगा? बी कैन क्लेम द डैमेजेस फ्रॉम ए। सिमिलरली अगर बी ने कुछ ऐसा किया जिसके वजह से सी डिटरमाइन नहीं कर पाया, तो ए कैन क्लेम द प्राइस फ्रॉम बी। प्राइस मतलब डैमेजेस बेसिकली, राइट। अगर किसी पार्टी के डिफॉल्ट के वजह से थर्ड पार्टी इज प्रिवेंटेड फ्रॉम डिटरमाइनिंग द प्राइस, तो उस केस में अदर पार्टी कैन क्लेम द डैमेजेस। डैमेजेस, हाँ, नॉट द प्राइस। वही को दो पॉइंट्स बोलते हैं, वेयर टू बी फिक्स्ड बाय द थर्ड पार्टी and he either does not or cannot make valuations, agreement will be void. In case third party is prevented by default of either party from fixing the price, party at fault will be liable to the damages to the other party. तीसरा एक और केस लास्ट, क्या बोलते हैं वो, ए ने बी को बोला था कि मैं तेरे को कार दूंगा, और उसने नहीं किया, अभी के लिए कार दे भी दिया बी को। बोले प्राइस डिटरमाइन करेगा सी, वो तू पे कर देना। अब अगर सी ने मना कर दिया कि बोले मैं तो प्राइस नहीं डिटरमाइन करूंगा, फिर क्या होगा? बी को कार तो मिल गई, तो बी ने एक रीजनेबल अमाउंट कुछ तो भी ए को पे करना पड़ेगा। ऐसे ही फुकट में वो नहीं रख सकता कार, ही हैज टू पे सम रीजनेबल अमाउंट जो भी रहेगी टू ए। अब यहां पर एक चीज बताओ मेरे को, ए और बी इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। ए क्या बोला था? मैं तेरे को 2 कार्स बेचूंगा, एक सैंट्रो, एक बीएमडब्ल्यू। ठीक है, ए ने सैंट्रो कार दे दी, बोले दोनों की प्राइस बोले सी डिटरमाइन करेगा। ए ने सैंट्रो कार दे दी बी को चलाने के लिए, ठीक है। बीएमडब्ल्यू अभी तक दी नहीं थी, बीएमडब्ल्यू इसके पास में थी। अब क्या हुआ, सी भाई साहब ने मना कर दिया, बोले मैं प्राइस डिटरमाइन नहीं करूंगा। अब इस केस में बी बोला बीएमडब्ल्यू दे दे मेरे को, ए बोला बीएमडब्ल्यू काय की दे दे, बोले तू वापस मेरे को तेरी सैंट्रो दे दे जो मैंने दिया था। इस केस में क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू सैंट्रो एंड बीएमडब्ल्यू, बताएंगे मेरे को चैट में क्विकली।
करेक्ट सानिका इंडिया। ये BMW जो है वो तो अभी के पास में ही है, उसके रिलेटेड जो कॉन्ट्रैक्ट है वो तो क्या हो गया, सिंपली वॉइड हो गया, उसका तो कोई दिक्कत ही नहीं। सैंट्रो का क्या होगा, सैंट्रो बी के पास में पहुंच गई ना, तो अब बी ने उसका रीजनेबल प्राइस पे करना पड़ेगा ए को। सैंट्रो रिटर्न करना पड़ेगा क्या, नहीं, सैंट्रो की जो रीजनेबल एक प्राइस है वो पे करना पड़ेगा। However, buyer who has received and appropriated the goods must pay a reasonable price. बायर ने अगर गुड्स बायर को मिल गए हैं, बायर ने यूज करना चालू कर दिए हैं, तो ही हैज टू पे द रीजनेबल प्राइस। वही वो एग्जाम्पल 22 आपका बोलता है। Here we complete unit number 1. क्वेश्चन नंबर 4, ये है आपका क्वेश्चन फॉर 4 मार्क्स। टाइम स्टार्ट्स नाउ।
चलिए, हुआ क्या? ओके, लेट्स स्टॉप. क्या बोल रहे हैं वो? क्लासिफाई द ट्रांजैक्शंस अकॉर्डिंग टू द टाइप्स ऑफ गुड्स दे आर. कौन से टाइप्स के गुड्स है अकॉर्डिंगली उसको क्लासिफाई करना है अपने को ट्रांजैक्शंस को. पहला वाला, ए अ होलसेलर ऑफ कॉटन हैज 100 बेल्स इन गोडाउन. 100 बेल्स है, उसने अग्री किया कि मैं 50 बेल्स बेचूंगा और इसमें से 50 बेल्स को सिलेक्ट करके साइड में निकाल लिया. यहां पर कौन से टाइप्स ऑफ गुड के सेल के लिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ है? करेक्ट सानिका, रिया, प्राची, बाकी लोग नहुष, कंचन, अथर्व, आरुष. असर्टेन गुड्स, असर्टेन गुड्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ है. देखो 100 बेल्स बेचने के लिए हुआ था. बेल्स मतलब गट्ठे समझो, राइट? उसमें से जैसे ही उसने 50 बेल्स निकाल करके अलग रख लिया, इट बिकम्स व्हाट? असर्टेन गुड्स. पहले वाले का आंसर, अ होलसेलर ऑफ अ कॉटन 100 बेल्स, सो द गुड्स आर एग्जिस्टिंग गुड्स. एग्जिस्टिंग तो है, ठीक है. ही अग्रीज टू सेल 50 बेल्स and these were selected and set aside. On selection, goods becomes ascertained. In this case, contract is for sale of ascertained goods as the cotton bills are identified and agreed after formation of the contract. Contract बनने के बाद में उन्होंने ascertain करके रख लिया है, अलग निकाल करके रख लिया है. दूसरा, A agrees to sell B 1 packet of sugar out of the lot of 100 packets lying in his shop. इस पॉइंट पर कौन से टाइप के गुड्स है वो? Correct. These are what? Unascertained. Right? क्योंकि अभी 100 पैकेट्स में से कौन सा पैकेट निकलेगा ये सर्टेन नहीं है. दैट इज अनअसर्टेन्ड. एंड लास्टली, T agrees to sell to S all the apples which will be produced in his garden in this year. ये कौन सा हो गया कॉन्ट्रैक्ट? For future goods. Perfect. Prachiria, Nahush, Sanika. Perfect. This is for future goods. दूसरा वाला, if A agrees to sell B 1 packet out of the lot, it is a sale of existing but unascertained goods because it is not known which packet is to be delivered. And lastly, T agrees to sell S which will be produced in his garden in this year. This is an basically future goods. और यहां पर ऑब्वियसली अग्रीमेंट टू सेल हो, सेल ही होगा, अग्रीमेंट टू सेल ही होगा. चलें दूसरे यूनिट पर. क्या है दूसरा यूनिट? कंडीशंस एंड वारंटीज. कंडीशंस एंड वारंटीज क्या बोलता है? कंडीशंस एंड वारंटीज देखो, ओके. तो अपन ने यहां पर बोला क्या? कंडीशंस एंड वारंटीज. राइट? कंडीशन एंड वारंटीज मतलब क्या? देखो, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होता है अगर, तो उसमें क्या होता है? एक सेलर बायर को बहुत सारे स्टेटमेंट देता है, राइट?
गुड्स के बारे में, अपने जो गुड्स वो बेच रहा है उसके बारे में बहुत सारे स्टेटमेंट्स देता है, रिप्रेजेंटेशन देता है, राइट। अब कुछ कुछ नहीं किया इसमें से, ऐसे ही फालतू की बातें, एग्जैजरेशन रहता। जैसे सेलर बायर को बोला ये वाले गुड्स ले जाओ, ये दुनिया में एक ही पीस है, आपके लिए ही बना है, ये परफ्यूम लगा लो लोग गिरेंगे तुम्हारे ऊपर, राइट। ऐसे सारा जो कॉन्ट्रैक्ट है, सॉरी कॉन्ट्रैक्ट बोल रहा हूं, ऐसे सारे जो स्टेटमेंट है, दीज आर बेसिकली मियर रिप्रेजेंटेशन। ये बायर को भी पता है, सेलर को भी पता है कि ये सिर्फ बेचने की एक मार्केटिंग की चीजें हैं, कुछ ऐसा सही में होता नहीं। दीज आर मियर रिप्रेजेंटेशन, उसका कुछ लीगल इफेक्ट भी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं होता, दे डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। दूसरा होता है कुछ जरूरी चीजें, राइट। सेलर जो बायर को बोलता है, फॉर एग्जाम्पल ये गाड़ी जो है उसका माइलेज कितना है, ये एसी की कैपेसिटी कितनी है, राइट। ये एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के लिए एसेंशियल एलिमेंट्स है, राइट। दे आर कॉल्ड स्टिपुलेशंस विच फॉर्म पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, राइट। स्टिपुलेशंस विच फॉर्म पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब ये स्टिपुलेशन जो है ना, ये स्टिपुलेशन सारे के सारे स्टिपुलेशंस सेम मतलब एसेंशियलिटी या फिर सेम इंपॉर्टेंस के नहीं होते। कोई कोई इंपॉर्टेंस, किसी किसी स्टिपुलेशन का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होता है। जैसे एस ने बी को बोला कि ये जो गाड़ी है वो ईवी है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है। सेलर ने बायर को बोला इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है। अब वो अगर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल नहीं निकली, वो पेट्रोल की गाड़ी निकली, तो यहां पर तो बी क्या कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकता है, क्योंकि मेन जो चीज जिसके भरोसे पर वो मतलब जिस चीज के लिए वो खरीद रहा था कार, वो ही गलत निकली, राइट। दीज स्टिपुलेशंस जो कि बहुत ज्यादा एसेंशियल होते हैं एक कॉन्ट्रैक्ट में, जिसके वायोलेशन पर आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हो, दीज आर कॉल्ड कंडीशंस। दूसरे ऐसे स्टिपुलेशंस हो सकते हैं जो कि है पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, लाइक ऊपर के कंडीशन, बट इतने एसेंशियल नहीं है, दे आर कोलैटरल टू द कॉन्ट्रैक्ट। जैसे एस ने बी को एसी बेचा, बोले सब चीजें बरोबर चल रही है। अब एसी के रिमोट का एक सेल जो है वो गया हुआ है, क्या उसके लिए अपन कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करेंगे, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। वहां पर क्या कर सकता है, बेसिकली नया रिमोट, अगर रिमोट में कुछ डिफॉल्ट होगा तो नया रिमोट उससे सामने वाले सेलर से ले सकता है वो, या फिर सेल बदलवा सकता है, जो भी डैमेजेस है वो क्लेम कर सकता है। यहां पर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं हो सकता, यहां पर ज्यादा से ज्यादा डैमेजेस क्लेम किए जा सकते हैं। दीज आर कॉल्ड वारंटीज, ठीक है। एट अ टाइम ऑफ सेलिंग, seller makes certain statements, representation about the nature and quality. When statements or representation do not form part of contract, they are not relevant, no legal effects. But when they form part of contract and have legal effects, they will be included as stipulation. A representation which forms part of and affects a contract is called a stipulation. सारे stipulation not of equal importance, some are very vital, others are less significant, more significant are conditions, less significant are warranties. Condition is essential to the main purpose. अगर condition violate होती है तो वहां पर contract can be repudiated, right? जैसे P ने बोला Q को कि ये कार है, इसका माइलेज है 20 किलोमीटर पर लीटर, बट वो निकला 12, 13, 15 ही, राइट। यहां पर कॉन्ट्रैक्ट कैन बी कैंसल्ड क्योंकि वो इंपॉर्टेंट चीज है। वारंटी इज अ स्टिपुलेशन कोलैटरल टू द मेन पर्पस। उसमें आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हो, बट डायरेक्टली गुड्स को रिजेक्ट करके कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकते। कंडीशन अगर ब्रीच हुई तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करके गुड्स जो है रिजेक्ट कर सकते हो। जैसा अपन ने एसी का रिमोट का एग्जांपल देखा इन केस ऑफ वारंटी। यहां पर इन्होंने एक और एग्जांपल दिया है,
सेलर ने बायर को कार बेचा, बायर ने बोला मेरे को कार जो है ना वो प्रॉपर लॉन्ग रन के लिए चाहिए। सेलर बोला ठीक है ये एक्स कार ले जाओ, ये अच्छी रहेगी लॉन्ग रन के लिए, बट वो लॉन्ग रन के लिए नहीं निकली कार, वो सिर्फ गांव में ही घूमने के काम की थी। फॉर एग्जाम्पल उसने नैनो बेच दिया उसको टाटा की, राइट। अब ये लॉन्ग रन के लिए पॉसिबल है क्या? नहीं। तो यहां पर बी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है, गुड्स को रिजेक्ट कर सकता है। बट फॉर एग्जाम्पल 6 महीने बाद ऐसा हुआ कि कारवार सब बढ़िया है, सब बरोबर है, बट कार का हॉर्न खराब हो गया। अब उसके लिए अब कार रिटर्न करेंगे क्या हो? नहीं। यहां पर वो कार के हॉर्न के लिए बेसिकली वारंटी पीरियड में अगर रहेगा वो, तो वो डैमेजेस वगैरह क्लेम करवा सकता है, फ्री में उससे सही करवा सकता है। कंडीशन is a stipulation essential to the main purpose, warranty is collateral to the main purpose. कंडीशन ब्रीच होने पर अग्रीव पार्टी कैन रेप्यूडिएट और क्लेम डैमेजेस और बोथ। देखो रेप्यूडिएट करने का अधिकार रहता है कंडीशन में ब्रीच होने पर, साथ में डैमेजेस भी क्लेम किए जा सकते हैं, बट वारंटी में सिर्फ और सिर्फ डैमेजेस ही क्लेम किए जा सकते हैं। कंडीशन, यहां पर ब्रीच ऑफ कंडीशन को कभी कभी वारंटी ट्रीट किया जा सकता है, बट ब्रीच ऑफ वारंटी को अपन ब्रीच ऑफ कंडीशन ट्रीट नहीं कर सकते। यहां तक समझा क्या? कंडीशन वारंटी क्या है, क्या सब कुछ समझा क्या? ओके नाउ ये वाला जो चीज है ना सेक्शन 11 स्टिपुलेशन एज टू टाइम, ये इन्होंने एक्चुअली बाद में देना चाहिए था आफ्टर एक्सप्लेनिंग द स्टिपुलेशन कंडीशन वारंटी, बट उन्होंने पहले दे दिया। तो इसको पढ़ते टाइम पर पहले नीचे का पढ़ना फिर ये पढ़ना। क्या बोलते हैं वो? देखो कॉन्ट्रैक्ट में सेलर ने बायर को बोला कि मैं तेरे को 2 दिन के बाद में डिलीवर करूंगा, 2 डेज में डिलीवरी करूंगा, ये भी एक स्टिपुलेशन है, बरोबर। बायर ने बोला मैं तेरे को 2 दिन में पेमेंट करूंगा, ये भी एक स्टिपुलेशन है। अब ये दोनों स्टिपुलेशन जो है वो आपको क्या लगता है, ये कंडीशन होना चाहिए या वारंटी होना चाहिए? क्या ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है टू बी कॉल्ड एज कंडीशन, क्या ये कम इंपॉर्टेंट है टू बी कॉल्ड एज वारंटी? लॉ क्या बोलता है? जो डिलीवरी का टाइम है ना, आपने बोला है इतने दिन में डिलीवरी कर दूंगा, दिस इज बाय डिफॉल्ट कंसिडर्ड कंडीशन। ये इसको एसेंशियल मान करके कंडीशन ट्रीट किया जाता है, और टाइम ऑफ पेमेंट दिस इज कंसिडर्ड वारंटी। ठीक है, आप ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्ट में अलग लिख सकते हो, बट अनलेस अ डिफरेंट इंटेंशन अपीयर्स, time for payment of price is not deemed as to be of essence, but delivery must be made without delay. That is, time for payment is treated as warranty, time for delivery is condition. अगर time of payment, पेमेंट में डिलीवरी सॉरी पेमेंट में अगर लेट हो गया तो उस बेसिस पर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं किया जा सकता, बट डिलीवरी में लेट हो गया तो उस बेसिस पर कॉन्ट्रैक्ट कैन बी कैंसल्ड। Now, when condition is to be treated as warranty, कभी कभी नहीं, क्या अपन ने ऊपर वो डिस्टिंग्विश पढ़ते टाइम पर ही पढ़ा था, कंडीशन को वारंटी ट्रीट किया जा सकता है कभी कभी, वारंटी को कभी भी कंडीशन नहीं ट्रीट किया जा सकता। वारंटी थोड़े नीचे इसका है, नीचे लेवल का है, उसको ऊपर का लेवल का अपन कंसिडर नहीं कर सकते, बट कंडीशन को वारंटी ट्रीट किया जा सकता है। कौन से केसेस में? देखो, फर्स्ट केसेस वेयर ब्रीच ऑफ कंडीशन ट्रीटेड एज वारंटी। अब देखो हुआ है ब्रीच ऑफ कंडीशन, ठीक है, ब्रीच ऑफ कंडीशन ही हुआ है, मतलब बायर के पास में क्या है, राइट है टू रिजेक्ट द गुड्स, टू कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट, बट बायर क्या करता है यहां पर, उसको वारंटी बोल करके ट्रीट करता है,
सिर्फ बायर ही नहीं, लॉ भी कभी कभी बोलता है आपको वारंटी ट्रीट करना पड़ेगा, अपन देखेंगे चारों केसेस। वहां पर जो है बायर नाउ कैन नॉट रिजेक्ट द गुड्स, उसको सिर्फ डैमेजेस ही वो क्लेम कर सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल पहला वाला, बायर ऑल टुगेदर वेव्स द परफॉर्मेंस फॉर हिज ओन बेनिफिट, वॉलेंटरी वेवर। बायर ने अपनी इच्छा से अपने बेनिफिट के लिए बोला कि भाई जान दे, कोई बात नहीं, तेरी ब्रीच ऑफ कंडीशन हुई है बट मैं वारंटी ट्रीट करता हूं। फॉर एग्जाम्पल आपने ऑर्डर किया डोमिनोज से नॉर्मल पिज्जा, आपको गलती से डिलीवर हो गया चीज बर्स्ट वाला, क्या करोगे? नॉर्मली वापस कर दोगे क्या चीज बर्स्ट वाला, कि रख लोगे, मन मार के रख लेंगे सर, है ना, जाने दो। अपने बेनिफिट के लिए आप यहां पर कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते थे, बरोबर, बट आपने क्या बोला कि अपने बेनिफिट के लिए इसको मैं एक्सेप्ट कर लेता हूं। दिस इज वॉलेंटरी वेवर ऑफ कंडीशन। दूसरा, where the buyer elects to treat breach of condition as warranty, he may claim only damages instead of repudiating। कभी कभी खुद के बेनिफिट के लिए नहीं, कुछ तो भी मतलब हुआ है जिसमें बायर अगेन खुद से ही बोलता है कि भाई जान दे, मैं कंडीशन को मतलब एज अ वारंटी ट्रीट करता हूं। फॉर एग्जाम्पल आपने ऑर्डर किया मोबाइल विद अ स्पेस ऑफ 128 GB, आपको गलती से डिलीवर हो गया 64 GB वाला। अब यहां पर बायर रिजेक्ट कर सकता है गुड्स, बिल्कुल कर सकता है, बट बायर क्या बोलता है, जान दे यार, वापस से रिजेक्ट करूंगा, वापस से नया मोबाइल आएगा, टाइम लगेगा, मेरा काम अभी का 64 GB में भी हो जाएगा, कोई बात नहीं, मैं 64 GB वाला एक्सेप्ट कर लेता हूं, जो भी प्राइस डिफरेंशियल है वो उसको एज अ डैमेजेस क्लेम कर लेता हूं। यहां पर उसने क्या किया, कंडीशन को वारंटी बोल करके ट्रीट कर लिया। बायर हैज नॉट वेव्ड द कंडीशन बट डिसाइडेड टू ट्रीट इट एज वारंटी। तीसरा, ये दोनों केसेस हो गए बायर ने वॉलंटरीली अपने इच्छा से किया। देन वेयर कॉन्ट्रैक्ट इज नॉन सीवरेबल, बायर हैज एक्सेप्टेड आइदर द होल गुड्स और एनी पार्ट देयर ऑफ। जैसे फॉर एग्जाम्पल इन्होंने दिया है बासमती राइस मिक्स्ड विथ लोअर क्वालिटी राइस, ठीक है, या फिर ए ने बी को आटा दिया था छानने के लिए अच्छे क्वालिटी का, बी ने उसको लोअर क्वालिटी के वाले के साथ में मिक्स कर दिया। अब ए यहां पर क्या कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है, बट अब फ्लोर को अलग अलग, उसको चाहिए अपना फ्लोर, उसको आटा तो चाहिए, बट अब अलग अलग किया जा सकता है क्या? नहीं। अब इन्हें बोला ठीक है यार, अलग अलग नहीं किया जा सकता, जो है वो मैं एक्सेप्ट कर लेता हूं। यहां पर उसने क्या किया, एक्सेप्ट किया, इसका मतलब उसने कंडीशन को एज अ वारंटी ट्रीट किया। एंड लास्टली, फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन वारंटी एक्सक्यूज्ड बाय लॉ। लॉ ही बोलता है कि भाई ये कंडीशन को आपको वारंटी ट्रीट करना पड़ेगा। जैसे ए ने बी को बोला था कि मैं तेरे को बाइक बना करके दूंगा, ठीक है, बी ने बोला था ठीक है, बट उसमें एक काम करना कि 2 साइलेंसर होने चाहिए दोनों साइड से, धूम के जैसे, ठीक है। ए बोला ठीक है, राइट। अब क्या हुआ, गवर्नमेंट ने बैन कर दिया, बोले आप 2 साइलेंसर नहीं लगा सकते बाइक में। अब यहां पर बी ये वायोलेशन को एज अ कंडीशन रख सकता है क्या? नहीं, क्योंकि लॉ ने ही मना कर दिया ना यार, राइट। तो अब उसको एक साइलेंसर के साथ में एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ना, ये जो अपन ने बोला कंडीशन एंड वारंटी, they both can be expressed or implied। एक्सप्रेस मतलब जो आपने स्पेसिफिकली एक्सप्रेसिवली कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है भाई ये कंडीशन रहेगी, या फिर एक्सप्रेसली लिखा है कि ये चीजें वारंटी रहेगी, ये चीजें कंडीशन रहेगी, अगर ये ब्रीच हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल, ये ब्रीच हुआ तो सिर्फ डैमेजेस, एक्सप्रेसली आप लिख सकते हो। बट कुछ चीजें नहीं, क्या लॉ बाय डिफॉल्ट अज्यूम करता है कि ये चीज एज अ कंडीशन समझी जाएगी या ये चीज एज अ वारंटी समझी जाएगी। वो चीजें हमको देखना है जो लॉ प्रिज्यूम करता है एज अ कंडीशन पहले, एंड बाकी दूसरी चीजें जो एज अ वारंटी लॉ प्रिज्यूम करता है। कौन सी चीजें हैं, क्या क्या बोलते हैं वो देखते हैं।
Condition warranty may be express or implied. Express when terms expressly state them. Implied when not expressly provided but law by default incorporates it in the contract. एक और चीज वो यहां पर क्या बोलते हैं, ये जो implied वाली जो law by default assume करता है कंडीशन या वारंटी, उसको आप एक्सप्रेस अग्रीमेंट करके निकाल सकते हो, निगेट कर सकते हो, ठीक है। बाय डिफॉल्ट तो लॉ अज्यूम करता है, बट आप एक्सप्रेसली उसको लिख सकते हो कि भाई ये चीज हमारे कॉन्ट्रैक्ट में एप्लीकेबल नहीं रहेगी, ठीक है। अब आते हैं अपन एक्सप्रेसली, तो अपने हिसाब से कोई भी कुछ भी लिख सकता है। पहले अब आते हैं अपन इंप्लाइड पे। इंप्लाइड में भी इंप्लाइड कंडीशन एंड इंप्लाइड वारंटी, उसमें पहले देखते हैं इंप्लाइड कंडीशन। क्या क्या इंप्लाइड कंडीशन है? 1 2 3 4 5 6 7। सबसे पहली कंडीशन एज टू टाइटल। क्या माना जाता है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में? सेलर अगर सेल कर रहा है बायर को, भले ही इमीडिएट सेल हो या अग्रीमेंट टू सेल हो, सेलर के पास में सेल करने का राइट है। सेलर उस गुड्स का ओनर है, या फिर जो अग्रीमेंट अगर है तो अग्रीमेंट के टाइम पर जब एक्चुअल वो डिलीवरी करेगा तब सेलर ओनर रहेगा। वो कहीं से चोरी करके नहीं लाया है गुड्स को। अगर वो कहीं से चोरी करके लाया है, राइट, फॉर एग्जाम्पल उसने मिस्टर ए के गुड्स चोरी करके लाया और बेच दिया बी को, अब ए तो ऑब्वियसली बी से ओरिजिनल ओनर क्लेम करेगा, बी ने ये गुड्स ए को रिटर्न करने पड़ेंगे और बी ऑब्वियसली ये एस के साथ हुआ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करके उससे पूरा प्राइस वापस क्लेम कर सकता है। दैट इज कंडीशन एज टू टाइटल। फर्स्ट implied condition is that in case of sale or an agreement to sell, he has the right to sell or will have the right to sell when property is to pass. In simple words, seller has the right to sell when the property is to pass. If the seller's title turns out to be defective, buyer must return it to the true owner and recover the price from the seller. इसमें एग्जाम्पल नंबर 4 तो वैसा ही है जैसा अपन ने देखा। एग्जाम्पल 5 देखते हैं। देखो, ए ने बी को एक CDF ब्रांड का कंडेंस्ड मिल्क पता है, वो बेचा, बट ये ब्रांड उसका था नहीं, ये ब्रांड था मिस्टर एन का। क्या ए ये CDF कंडेंस्ड मिल्क ऐसा ब्रांड लगा करके बेच सकता है क्या? देखो, फॉर एग्जाम्पल चितड़े की बाकरवड़ी, अपन कोई भी फॉर एग्जाम्पल ए बी, ए बाकरवड़ी बेच सकता है बी को, बट चितड़े लिख करके ऐसा वो ब्रांड लगा करके बेच सकता है क्या? नहीं, क्योंकि चितड़े का ब्रांड का ओनर तो कोई और है, राइट। अगर वो ऐसा ब्रांड लगा करके बेचे तो बी के पास में क्या अधिकार है, क्या राइट है कि वो ये कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है, क्योंकि ए जो है वो चितड़े ये ब्रांड का ओनर नहीं है। वैसा ही वो CDF का एग्जाम्पल है। बी के पास में एक और ऑप्शन है, यहां पर वो चाहे तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकता है, या फिर ए को बोल सकता है कि भाई ये देख ब्रांड तेरा नहीं है ना, ब्रांड को निकाल दे, उसके हिसाब से फिर प्राइस रिड्यूस कर ले, जो भी प्राइस रहेगी तेरे सिर्फ बाकरवड़ी की वो मैं पे करने के लिए तैयार हूं। दूसरा, सेल ऑफ डिस्क्रिप्शन या फिर सेल बाय डिस्क्रिप्शन। अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल अगर डिस्क्रिप्शन से हुआ है, आपने गुड्स को डिस्क्राइब किया है कि मुझे ये चीज दे दो, जैसे सिल्क की साड़ी, स्टील की बॉटल, राइट, ऐसा आपने कुछ तो भी डिस्क्राइब किया है, तो इंप्लाइड कंडीशन मानी जाती है कि गुड्स ने जो है वो डिस्क्रिप्शन के हिसाब से रहना चाहिए। सेलर जो गुड्स देगा वो डिस्क्रिप्शन के हिसाब से रहना चाहिए। अगर डिस्क्रिप्शन के हिसाब से नहीं है तो बायर वहां पर बाउंड नहीं है गुड्स को एक्सेप्ट करने के लिए, वो रिजेक्ट करके कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है। बट यहां पर मेन कंडीशन क्या है? बायर हैज अंडरटेकन टू परचेज द गुड्स बाय देयर डिस्क्रिप्शन, दैट इज डिस्क्रिप्शन वाज एसेंशियल फॉर आइडेंटिफाइंग द गुड्स। अब देखो यहां पर एक और चीज है, वो क्या बोलते हैं, आपने डिस्क्राइब किया था उसके हिसाब से गुड्स रहने चाहिए। यहां पर बायर ने डिलीवरी लेते टाइम पर इंस्पेक्ट किया था
नहीं किया था, डजंट मैटर, सेलर ने डिस्क्रिप्शन के हिसाब से नहीं दिया ना, खत्म, कॉन्ट्रैक्ट कैन बी कैंसल्ड। जैसे एग्जांपल यहां पर दिया है, अ शिप वाज कॉन्ट्रैक्टेड टू बी सोल्ड एज कॉपर फास्टन्ड वेसल। देखो कोई भी शिप होती है ना, तो शिप में नहीं, क्या बेसिकली उसको लकड़ी को जोड़ने के लिए बोल्ट्स, नट बोल्ट्स वगैरह सब कुछ प्लेट्स लगती है, वो प्लेट्स को बेसिकली फास्टनिंग मटेरियल बोला जाता है, उसको जोड़ने के लिए जो मटेरियल यूज होता है। तो ए ने बी को क्या बोल के बेचा कि ये कॉपर फास्टन्ड है, इसमें जो मटेरियल यूज किया गया है वो सब कॉपर का है, बट वो था एक्चुअली आयरन का। यहां पर गुड्स डिस्क्रिप्शन के हिसाब से है क्या, नहीं है, तो यहां पर कॉन्ट्रैक्ट कैन बी कैंसल्ड, hence could be returned, और if the buyer took the goods he could claim damages। अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया गुड्स को, वो डैमेजेस ऑब्वियसली क्लेम कर सकता है। अब डिस्क्रिप्शन अपने एक्ट में डिफाइन नहीं किया गया, बट डिस्क्रिप्शन मतलब क्या, कोई भी चीज को अपन डिस्क्राइब कैसे करते हैं, उसकी कैटेगरी बता करके, कोई भी उसकी क्लास या किस टाइप का है वो डिस्क्राइब करके, इजिप्शियन कॉटन, जावा शुगर, या फिर अल्फांसो मैंगो, बाजू में लिख लो, हापुस आम ऐसा बोलते हैं अपन, स्टील की बॉटल अपन ने बोला, राइट। कभी कभी अपन उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स एसेंशियल टू देयर आइडेंटिफिकेशन, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हैं, जैसे सैमसंग का F54 128 GB वाला, राइट, स्टील एक स्पेसिफिक साइज में कटा हुआ, दीज आर ऑल डिस्क्रिप्शन। अब ये क्या बोल रहे हैं, एक और चीज, कभी कभी नहीं, क्या जो डिस्क्रिप्शन है वो इट कैन बी बाय रेफरेंस टू अ प्लेस और मोड ऑफ पैकेजिंग। जैसे मेरे को अपन बाकरवड़ी का एग्जांपल लिया, मेरे को बाकरवड़ी जो है वो दो पैकेजिंग में आती है, एक वो ट्रे की पैकेजिंग में आती है और एक लूज पैकेजिंग में आती है। अपन ने बोला मेरे को लूज पैकेजिंग वाला बाकरवड़ी का पैकेट दो, सामने वाले ने ट्रे वाला दे दिया, यहां पर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया जा सकता है क्या, वो बोलते हैं इट वुड डिपेंड ऑन फैक्ट्स ऑफ द केस, कि जरूरी था क्या वहां पर, मतलब डिस्क्रिप्शन से आपको अगर मतलब आपने बोला था लूज पैकेजिंग और सामने वाले ने ट्रे वाला दे दिया, तो उसके वजह से आप गुड्स यूज ही नहीं कर सकते, ऐसा हो रहा है क्या, अगर ऐसा हो रहा है तो आप कैंसिल कर सकते हो, अदरवाइज इट्स मतलब केस टू केस होगा, डिफर करेगा। प्लस विथ रेफरेंस टू प्लेस, कभी कभी ऐसा बोलते हैं अपन, जैसे कोल्हापुरी चप्पल, राइट, तो वहां पर कोल्हापुरी चप्पल मतलब अपन ऐसा बोलते हैं कि कोल्हापुर की चप्पल चाहिए, वी मीन कि कोल्हापुरी स्टाइल की चप्पल, ऐसा उसकी आइडेंटिटी वगैरह डिस्क्रिप्शन किस सेंस में बोल रहा है, किस चीज में बोल रहा है, वो थोड़ा केस टू केस डिपेंड करेगा। दूसरा, सेल बाय सैंपल। क्या बोलते हैं, अगर सेल जो है वो सैंपल से हुआ है तो वहां पर क्या बोलते हैं, जो एक्चुअल गुड्स है ना, इट शुड करस्पॉन्ड विद द सैंपल एंड बायर हैव अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ कंपेयरिंग द बल्क। जैसे अपन आइसक्रीम खरीदते हैं बड़े बड़े शॉप्स में, पहले टेस्ट करते हैं, एक स्पून बोलते हैं भैया को, भैया टेस्ट कराओ, जो टेस्ट कराया उसने कराया चॉकलेट, बोले आपने दे दो ये वाली आइसक्रीम दे दो बढ़िया है, उसने दे दिया स्ट्रॉबेरी, आप एक्सेप्ट करोगे क्या, नहीं, यू कैन रिजेक्ट द गुड्स, बिकॉज जो मेन गुड बल्क है वो करस्पॉन्ड नहीं कर रहा है सैंपल के साथ। दूसरी चीज, बायर को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कंपेयर करने के लिए बल्क विद द सैंपल। फॉर एग्जांपल गेहूं खरीदते टाइम पर आपने सैंपल देखा छोटा सा, आपको पसंद आया, आपने बोला 15 किलो दे दो, बायर ने 2 बैग्स बनाए, एक 10 किलो का, एक 5 किलो का, आपने बोला चेक कराओ, बायर बोला नहीं नहीं, सॉरी सेलर बोला नहीं नहीं चेक नहीं कराते, ठीक है, सेलर ने बोला ये 2 पैकेट्स जो है हम खोल करके चेक नहीं कराते, वहां पर बायर कैन रिजेक्ट द गुड्स, क्योंकि उसको कंपेयर करने का मौका नहीं मिला। अच्छा, सेलर ने ऐसा बोला 10 किलो का आप चेक कर लो, 5 किलो का ना नहीं करने देंगे, वहां पर क्या होगा, वहां पर भी पूरा 15 किलो कैन बी रिजेक्टेड बाय द बायर, पूरा कंपेयर करने की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए बायर को। एंड तीसरी एक और चीज इसमें क्या आती है, गुड्स शैल बी फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट विच इज एप्लीकेबल ओनली विथ रिगार्ड्स टू डिफेक्ट विच कुड नॉट बी डिस्कवर्ड बाय ऑर्डिनरी एग्जामिनेशन। देखो, गुड्स का सेल है बाय सैंपल, आपने सैंपल देखा, आपने खरीद लिया,
अब यहां पर वो क्या बोलते हैं, गुड्स में डिफेक्ट जो कि नॉर्मल सैंपल देख के एग्जामाइन नॉर्मली एक बार देखने से ध्यान में आते हैं, वो गुड्स में वो डिफॉल्ट वो फॉल्ट देखने के लिए बायर लायबल रहेगा, उसके लिए सेलर लायबल नहीं रहेगा। जो ऑर्डिनरी एग्जामिनेशन से जो डिफेक्ट ध्यान में आते हैं ना, उसके लिए सेलर लायबल नहीं रहेगा, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, आपने देखने चाहिए। बट अगर कुछ डिफेक्ट्स लेटेंट थे, हिडन थे, तो उस केस में फिर सेलर रिस्पॉन्सिबल रहेगा। फॉर एग्जाम्पल आपने ईयरफोन, आपने एक सैंपल देखा मस्त चल रहा है, आपने बोला 100 बॉक्सेस दे दो ईयरफोन के। अब हर एक ईयरफोन आप क्या खोल करके चेक करोगे क्या? नहीं कर सकते। आपने बेचने के लिए आगे लिया है तो पैकेजिंग तो खोल नहीं सकते। अब मालूम पड़ा कि सारे के सारे जो सेलर ने आपको दिया है उसमें से एक ही ईयरफोन चल रहा है, दूसरा चल ही नहीं रहा, वहां पर यू कैन रिजेक्ट द गुड्स। एग्जाम्पल उन्होंने शूज का दिया है, आपने शूज का सैंपल देखा, बोले ठीक है बेच दो हमको 1000 पीसेस। सोल आपने देखा, सोल उसमें बरोबर था, बाद में पता चला कि वो जो सोल है ना, वो उसमें पेपर था, जो आपको सैंपल दिखाया गया था उसमें पेपर नहीं था, उसमें प्रॉपर सोल था, बट बाद में जो एक्चुअल गुड्स आए उसमें पेपर था। अब सोल निकाल करके अपन देख सकते हैं क्या डिलीवरी लेते टाइम पर? नहीं। ऑर्डिनरी एग्जामिनेशन से दिखेगा क्या? नहीं। यहां पर स्टिल सेलर विल बी रिस्पॉन्सिबल। चौथा, सेल बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन। सैंपल प्लस डिस्क्रिप्शन दोनों से अगर सेल है तो, जैसे आपने फॉर एग्जांपल कोई एक कारपेंटर के पास में गए, उसके पास में एक टेबल देखा, आपको बहुत अच्छा लगा, आपने बोला ये सेम टू सेम ऐसी लकड़ी का ऐसे डिजाइन का सेम टू सेम टेबल मेरे को बेच दो, बस इसका डबल साइज। आपने क्या किया, उसको डिस्क्रिप्शन भी दिया डबल साइज, और आपने सैंपल भी सिलेक्ट किया, ये ही सैंपल का ऐसा ही चाहिए, राइट? तो यहां पर सेल इज बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन। उस केस में कंडीशन क्या है? गुड्स शैल करस्पॉन्ड टू बोथ सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन। वैसा ही टेबल होना चाहिए, जैसा आपने डिस्क्राइब किया वैसा ही होना चाहिए। इन केस करस्पॉन्ड विद द सैंपल बट डू नॉट टैली विद डिस्क्रिप्शन, और वाइस वर्सा, दोनों में से किसी के भी एक के साथ में अगर वो मैचिंग नहीं है तो आप रिजेक्ट कर सकते हो, रेपुडिएट कर सकते हो। एग्जाम्पल 10, ए ने बी को बोला, ए की ऑयल की दुकान थी, उसने बोला बी को कि मैं तेरे को ऑयल बेचता हूं। उसने डिस्क्राइब किया ऑयल को कि ये रिफाइंड सनफ्लावर ऑयल है। बी ने बोला ठीक है ये रिफाइंड सनफ्लावर ऑयल मेरे को भेज दो। उसने सैंपल देखा और बोला भी बायर ने कि ये रिफाइंड सनफ्लावर ऑयल मेरे को भेज दो। अब वो जो एक्चुअल सैंपल था ना, वो सैंपल में थोड़ा मिक्सिंग था दूसरे ऑयल का। ए ने वही बेच दिया बी को बड़े कंटेनर्स में। अब यहां पर सैंपल से तो मैचिंग था, बट वो डिस्क्रिप्शन से मैचिंग था क्या? रिफाइंड सनफ्लावर ऑयल था क्या? नहीं, इट वॉज मिक्सड विथ अदर गुड। यहां पर बी कैन रिजेक्ट द गुड्स। देन कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस। देखो बेसिक चीज क्या बोलती है, गुड्स मेरे लिए, बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं अपन, गुड्स मेरे काम के है या नहीं, मेरे को जो पर्पस है गुड्स का उसके लिए ये गुड्स फिट है या नहीं, ये देखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? बायर की है। गुड्स जो है मेरे यूज के लिए परफेक्ट नहीं है, या मेरे को जैसी क्वालिटी चाहिए थी वैसी नहीं है, उसके लिए सेलर कभी भी रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा। देयर इज नो इंप्लाइड कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस ऑफ द गुड्स सोल्ड फॉर एनी पर्टिकुलर पर्पस। पर इसका एक्सेप्शन है कि ये 3 कंडीशन अगर फुलफिल हो जा रही है ना, तो फिर सेलर रिस्पॉन्सिबल रहेगा। पहली, आपने सेलर को, आपने मतलब बायर ने सेलर को बोला है कि मेरे को गुड्स ये वाले पर्पस के लिए चाहिए। आपने सेलर के स्किल और जजमेंट पर भरोसा करके उससे गुड्स खरीदे हैं, उसने बोला है कि ये वाले ले जाओ, उसके भरोसे आपने लिए हैं। एंड तीसरा, सेलर ऑर्डिनरीली डील इन दोज गुड्स, सेलर नॉर्मली उन गुड्स में डील करता है। ठीक है, यहां पर फिर इंप्लाइड कंडीशन आ जाएगी, आपने पर्पस बताया था ना, उसके हिसाब से गुड्स रहना चाहिए।
क्विकली एग्जांपल ध्यान से सुनना। आप गए फेविक्विक लेने, आपको थर्मोकॉल चिपकाना था, ठीक है। अब फेविकॉल से नहीं, क्या सॉरी, फेविक्विक से थर्मोकॉल नहीं चिपकता, वो जल जाता। बट आपने सामने वाले को, सेलर को बोला ही नहीं कि मेरे को थर्मोकॉल चिपकाने के लिए फेविक्विक चाहिए। आपने खरीद लिया फेविक्विक, थर्मोकॉल चिपकाने गए तो थर्मोकॉल जल गया। अब आप वो जो फेविक्विक है वो रिटर्न कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपने अपना पर्पस नहीं बताया था, आपने कोई उसके जजमेंट पर अगर भरोसा नहीं किया था, आपने डायरेक्टली फेविक्विक खरीदा था। यहां पर वो आपके पर्पस के लिए फिट है नहीं है ये देखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी थी, राइट। बट अगर आपने बोला था सेलर को कि भैया देखो मेरे को थर्मोकॉल चिपकाने के लिए एक अडेसिव चाहिए, एक गम चाहिए, ठीक है, आप आपके हिसाब से जो बेस्ट है वो दे दो। सेलर की स्किल पर भरोसा किया, सेलर को पर्पस बताया, और सेलर का नॉर्मली अडेसिव्स में अगर वो डील करता है, उसके बाद में सेलर ने अगर फेविक्विक दे दिया आपको, तो आप फिर रिटर्न कर सकते हो, राइट। समझा क्या? ओके, अब एक और चीज को क्या बोलते हैं कि अगर आपने ट्रेडमार्क या पेटेंट नेम या ब्रांड के भरोसे कोई गुड्स खरीदे, ये ब्रांड का गुड दे दो, तो वहां पर अगेन ये इंप्लाइड कंडीशन अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि वहां पर आपने सेलर पे नहीं, आपने वो ब्रांड पे भरोसा किया है। आपने स्किल और जजमेंट ऑफ द सेलर पे नहीं किया है, आपने ब्रांड पर भरोसा किया है। ठीक है। अब कभी कभी नहीं, क्या कोई कोई गुड्स ऐसे होते हैं जिसका पर्पज में बी असर्टेन फ्रॉम द कंडक्ट या फिर नेचर ऑफ द गुड्स सोल्ड। जैसे कि कभी कभी कोई कोई गुड्स का सिर्फ एक ही पर्पज रह सकता है, वहां पर आपको पर्पस कम्युनिकेट करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी से एक दांत बनवाया, दांत मतलब टीथ। बी जो है डेंटिस्ट था, ए के टीथ में कोई, दांत में कोई प्रॉब्लम आ गई थी, उसने बी से, डेंटिस्ट से बोला मेरे को एक जो है फॉल्स टीथ बना करके दे दो। अब बी ने इतना बड़ा दांत बना करके भेज दिया, क्या ए उसको रिजेक्ट कर सकता है? ए ने बोला मैं रिजेक्ट करता हूं। बी ने बोला नहीं नहीं, आपने तो पर्पस ही नहीं बताया। ए बोला अरे बावले, मैं दांत मांग रहा तो काय के लिए मांग रहा हूँ, ऑब्वियसली मुंह में लगाने के लिए, तो बरोबर देखो उसके हिसाब से देना पड़ेगा। यहां पर एक ही पर्पस हो सकता है, राइट। वहां पर स्पेसिफिकली पर्पस कम्युनिकेट करने की जरूरत नहीं है, नहीं किया तो भी आप रिजेक्ट कर सकते हो इफ इट इज नॉट फिट फॉर यूज। दूसरे वाले एग्जाम्पल 12 एक बार पढ़ना, उसमें बस उसने मेरिट स्विंग मशीन, मेरिट मतलब ये उसने ब्रांड पर भरोसा किया है, सेलर पर भरोसा नहीं किया है, ठीक है। तो जनरल रूल क्या बोलता है कि नॉर्मली तो बायर रिस्पॉन्सिबल रहेगा, उसने देखना पड़ेगा उसके पर्पस के लिए परफेक्ट है या नहीं गुड्स, ठीक है। बट अगर वो सेलर को सब कुछ, वो तीन कंडीशन फुलफिल होता है, तो सेलर रिस्पॉन्सिबल रहेगा। बाय डिफॉल्ट बायर खुद रिस्पॉन्सिबल रहेगा, गुड्स प्रॉपर है या नहीं देखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी बायर की है। इसी को अपन बोलते हैं रूल ऑफ केविएट एम्प्टर, लेट द बायर बीवेयर, जो अपन आगे और डिटेल में देखेंगे। देन कंडीशन एज टू मर्केंटेबिलिटी। मर्केंटेबिलिटी मतलब क्या? बेसिकली आप कोई भी चीज खरीद रहे हो तो वो यूजेबल वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए, ये एक बेसिक कंडीशन होती है। बट यहां पर भी दो चीजें होना जरूरी है कि गुड्स आर बॉट बाय डिस्क्रिप्शन एंड सेलर इज अ नॉर्मली डीलर इन दोज गुड्स of that description, right? Where bought by description from a seller who deals in goods of those description, implied condition that goods shall be of merchantable quality। चालू कंडीशन में, वर्किंग कंडीशन में, यूजेबल कंडीशन में वो गुड्स ने होना चाहिए। अगर बायर ने गुड्स को एग्जामाइन किया है तो सेलर यहां पर कौन से डिफेक्ट्स के लिए लायबल नहीं रहेगा? जो डिफेक्ट्स नॉर्मल एग्जामिनेशन से ध्यान में आ जाते हैं।
नॉर्मल एग्जामिनेशन से जो डिफॉल्ट या फिर जो डिफेक्ट्स ध्यान में आ जाते हैं वो डिफेक्ट्स देखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी बायर की रहती है। अदरवाइज जो लेटेंट डिफेक्ट्स है उसके लिए सेलर लायबल रहेगा। मर्केंटेबल क्वालिटी अगेन डिफाइंड नहीं है कहीं पर भी, बट नॉर्मल ऐसी क्वालिटी की चालू कंडीशन में वो होना चाहिए कि नॉर्मल प्रूडेंट आदमी वुड एक्सेप्ट दिस। जैसा इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, ए ने बोला अ ब्लैक वेलवेट क्लोथ, ठीक है, सी ने उसको दे दिया ब्लैक वेलवेट क्लोथ, बट वो नहीं क्या डिस्ट्रॉयड या फिर डैमेज था बिकॉज ऑफ एंड्स, व्हाइट एंड्स ने उसको जो है खराब कर दिया था कपड़े को। इट वॉज नॉट मर्केंटेबल गुड। लास्टली कंडीशन एज टू होलसमनेस। कंडीशन एज टू होलसमनेस क्या बोलता है? ये होता है सिर्फ ईटेबल्स एडिबल चीजें प्रोविजंस इसके केस में, कि इंप्लाइड कंडीशन है अगर आप कोई खाने की चीज या फिर ऐसे एडिबल या फिर प्रोविजंस चीज को बेच रहे हो तो वो होलसम होनी चाहिए। होलसम मतलब सेफ, हेल्दी एंड सूटेबल टू कंज्यूम। जैसे ए ने एफ को मिल्क बेचा, बट मिल्क में टाइफॉइड के जर्म्स थे, वो गुड्स को होलसम अपन नहीं बोल सकते। ये थी कौन सी? इंप्लाइड कंडीशन। इंप्लाइड कंडीशन के बाद में वी हैव इंप्लाइड वारंटीज। वारंटी मतलब क्या? इट इज अ वारंटी, सॉरी, इंप्लाइड वारंटी मतलब क्या? इट इज अ वारंटी विच द लॉ इंप्लाइज इनटू द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। बाय डिफॉल्ट लॉ मानता है एक्सप्रेस वारंटी भी हो सकती है, लिख करके कर सकते हो, राइट? बट इंप्लाइड क्या है? बाय डिफॉल्ट लॉ बोलता है ये तो हम एज अ वारंटी आपके इसमें है ऐसा मानेंगे, ठीक है, अनलेस दे आर एक्सप्रेसली एक्सक्लूडेड। आप उसको एक्सप्रेसली एक्सक्लूड कर सकते हो, बट बाय डिफॉल्ट हम मानेंगे कि वो चीज है। ना इंप्लाइड वारंटी कौन सी? चार मेनली होती है। पहली, वारंटी एज टू अनडिस्टर्ब्ड पोजीशन। क्या बोल रहे हो? इंप्लाइड वारंटी ये मानी जाती है कि बायर शैल हैव एंड एंजॉय क्वाइट पोजीशन। ए ने बी को गुड्स बेचा, तो अब बी उसका सोल ओनर रहना चाहिए, एक्सक्लूसिव ओनरशिप उसके पास में रहना चाहिए, कोई और आके वो गुड्स को क्लेम नहीं करना चाहिए। अगर किसी और ने आकर के बोला कि ये गुड्स तो मेरे हैं, राइट, तो यहां पर देखो वो कॉन्ट्रैक्ट तो कैंसिल कर ही सकता है, ये तो अपन ने पहले इसमें ही वो पढ़ा था एज टू टाइटल, ठीक है। साथ में वारंटी भी क्या बोलती है कि वो यहां पर डैमेजेस क्लेम कर सकता है। इफ द बायर हैविंग गॉट द पोजीशन इज लेटर ऑन डिस्टर्ब्ड, ही इज एंटाइटल्ड टू स्यू द सेलर फॉर ब्रीच ऑफ वारंटी ऑल्सो। जैसे एक्स ने बाय किया लैपटॉप फ्रॉम वाई, एक्स ने उस पर कुछ खर्चा लगाया उसको रिपेयर करने को, सेकेंड हैंड लैपटॉप खरीदा वाई से, एक्स ने उस पर कुछ खर्चा वगैरह लगाया सुधरवाने को, बाद में पता चला कि वो लैपटॉप जो है ना वो स्टोलन था, वाई कहीं से और से लेकर के आया था, तो एक्स से वो लैपटॉप ले लिया गया और ओरिजिनल ओनर को दे दिया गया। यहां पर वाई शैल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर डैमेजेस दैट एक्स को, जो एक्स जो है वो एंटाइटल्ड रहेगा डैमेजेस टू क्लेम फ्रॉम वाई। जो उसने खर्चा लगाया था, जो भी सब कुछ उसको कॉस्ट इनकर हुई, जो भी नुकसान हुआ वो वाई से क्लेम कर सकता है। नॉट ओनली प्राइस बट ऑल्सो द कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स एंड डैमेजेस, एवरीथिंग। वारंटी एज टू नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एनकम्बरेंस। सेलर बायर को जो गुड्स बेच रहा है, इट शुड बी फ्री फ्रॉम एनकम्बरेंस, किसी और का उस पर कोई चार्ज नहीं रहना चाहिए। मिस्टर एस सेलर ने क्या किया, अपनी कार वो गिरवी रख दिया ए के पास में, ए से 15,000 रुपए ले लिया, गिरवी रख दिया, तो कार ए को देना चाहिए उसने। एस ने क्या बोला, बोले ठीक है 15,000 रुपए तू मुझे दे दे, मैं तेरे को कार नहीं क्या 2 दिन बाद देता हूं। ए बोला ठीक है यार कोई बात नहीं, 2 दिन बाद दे देना कार। अब वो 2 दिन के अंदर सेलर ने दूसरे एक बायर को ये कार बेच दी, राइट, 5 लाख में। अब यहां पर
जो है बी की ये वारंटी ब्रीच हो गई, वारंटी एज टू नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एनकम्बरेंस, क्योंकि यहां पर ए का एनकम्बरेंस है इस कार पर। यहां पर बी क्या कर सकता है, बी सेलर को बोल सकता है कि भाई देख, इस पर जो चार्ज है उसके पैसे जो है तू हाथों हाथ 15,000 वापस से ए को दे दे। या फिर क्या कर सकता है, 15,000 वो खुद दे सकता है ए को और वो सारे डैमेजेस क्लेम कर सकता है फ्रॉम द सेलर। वारंटी एज टू क्वालिटी और फिटनेस ऑफ बाय यूजेज ऑफ ट्रेड, कभी कभी नहीं, क्या देयर इज इंप्लाइड वारंटी एज टू क्वालिटी और फिटनेस, जैसा अपन ने ऊपर देखा था ना मर्केंटेबल क्वालिटी, उसी के कंटिन्यूएशन में आप समझो कि भाई एक स्पेसिफिक क्वालिटी या फिर फिटनेस फॉर पर्पस गुड्स जो है वो फिट है, मतलब टू बी यूज्ड, एक डिसेंट क्वालिटी के है, कंप्लीटली यूजेबल है, ऐसा समझा जाता है बाय यूजेज ऑफ ट्रेड। जैसे अपन फॉर एग्जांपल मोबाइल खरीद रहे हैं तो मोबाइल के सारे पार्ट्स वर्किंग कंडीशन में है ऐसा माना जाएगा। अगर कहीं पर चलते चलते उसमें कोई फॉर एग्जांपल एक वारंटी पीरियड है उसका 1 साल का, 1 साल में कोई उसमें दिक्कत आ जाती है तो आपको उसके अगेंस्ट फ्री ऑफ चार्ज पूरे डैमेज मिलेंगे। ठीक है, यहां पर अगेन दूसरे पैराग्राफ में वो क्या बोलते हैं कि कौन से डैमेजेस वगैरह कौन से डिफेक्ट्स के लिए ये क्लेम किया जा सकता है जो नॉर्मली बाय करते टाइम पर ध्यान में नहीं आते, ऊपर नहीं दिखते बाय नॉर्मल एग्जामिनेशन। नॉर्मल एग्जामिनेशन वालों के लिए वाले डिफेक्ट्स के लिए सेलर रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बायर रिस्पॉन्सिबल रहे। एंड लास्टली डिस्क्लोजर ऑफ डेंजरस नेचर, अगर गुड्स जो है वो डेंजरस नेचर के है, ठीक है, एंड बायर इज इग्नोरेंट, तो सेलर की ये ड्यूटी है कि वो वार्न करे बायर को कि भाई ये देख गुड्स डेंजरस नेचर के है। जैसे फ्लेमेबल गुड्स आप बहुत सारे इस पर मतलब वो डीओ वगैरह उस पर लिखा हुआ रहता है फ्लेमेबल, या फिर छोटे छोटे पार्ट्स में इसमें लिखा आ जाए चोकिंग हजार्ड स्मॉल पार्ट्स नॉट फॉर चिल्ड्रन बिलो 5 years। सिगरेट पर लिखा होता है स्मोकिंग कॉजेस कैंसर, राइट, ऑल सच थिंग्स। यहां तक सब लोग है क्या मेरे साथ? परफेक्ट। केविएट एम्प्टर, केविएट एम्प्टर मतलब क्या? केविएट एम्प्टर नहीं, क्या ये एक डॉक्ट्राइन है जिसका मतलब क्या होता है, लेट द बायर बिवेयर। देखो क्या बोलते हैं वो, सेलर, एक सेलर अपना माल बेचने के लिए ही लाता है मार्केट में, राइट, डिस्प्ले करता है अपने माल को। अब वो गुड्स बरोबर है या नहीं ये देखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी बायर की है। गुड्स में अगर कोई डिफेक्ट है तो वो बताने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सेलर की नहीं है। क्यों बताएगा सेलर? सेलर सोचो, सेलर एक गुड्स बेचने के लिए बैठा है मार्केट में, कोई बायर खरीदने आया, उसको ऐसा बोलेगा क्या, ये देखो ये मस्त गुड्स है बट इसमें ये डिफेक्ट है, कोई खरीदेगा क्या उससे? नहीं। सेलर इज नॉट बाउंड टू डिस्क्लोज द डिफेक्ट्स इन द गुड्स विच ही इज सेलिंग। ये बायर की ड्यूटी है टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ बिफोर बाइंग दैट द गुड्स विल सर्व द पर्पस। बाद में इफ द गुड्स टर्न्स आउट टू बी डिफेक्टिव और डू नॉट सर्व हिज पर्पस, बायर कैन नॉट होल्ड द सेलर रिस्पॉन्सिबल। बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है लेट द बायर बिवेयर, केविएट एम्प्टर। ठीक है, अब rule of caveat emptor is laid down in section 16 which states subject to provisions of this act there is no implied warranty or condition as to quality or fitness for any particular purpose of the goods supplied under a contract of sale। गुड्स बरोबर है या नहीं, मेरे पर्पस के लिए अच्छे हैं या नहीं, इसके लिए सेलर रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा। बट ये डॉक्ट्राइन के कुछ एक्सेप्शंस हैं जहां पर सेलर रिस्पॉन्सिबल रहेगा, राइट। सबसे पहला फिटनेस एज टू क्वालिटी और यूज, ये जो 3 कंडीशन है ना,
वो एक्चुअली नीचे होनी चाहिए थी, यहां पर फर्स्ट पॉइंट में, ठीक है, ऊपर दिया उन्होंने। पहला एक्सेप्शन क्या बोलते हैं, जहां पर बायर ने 3 कंडीशन, कौन सी थी, बायर ने सेलर को पर्पस बताया है, सेलर के स्किल पर भरोसा किया है, और तीसरा सेलर नॉर्मली उन गुड्स में डीलर है। वही वो 3 कंडीशन यहां पर वापस लिखी है। उस केस में फिर सेलर रिस्पॉन्सिबल रहेगा, केविएट एम्प्टर वहां पर अप्लाई नहीं होगा। इन दैट केस इट इज द ड्यूटी ऑफ सेलर टू सप्लाई सच गुड्स रीजनेबली फिट फॉर द पर्पस। इसी के रिलेवेंट केस लॉ था एक, प्रीस्ट वर्सेस लास्ट। इसमें क्या हुआ था, पी ने एक हॉट वाटर बॉटल खरीदा एक केमिस्ट से। केमिस्ट नॉर्मली डीलर था उस गुड्स में, उसने बोला केमिस्ट को कि मेरे को हॉट वाटर बॉटल चाहिए गर्म पानी के लिए, राइट, बॉइलिंग वाटर रहने उसमें रहना चाहिए। केमिस्ट ने अपने हिसाब से उसको बॉटल दी, बोले हाँ ये बॉटल में रहेगा गर्म पानी। अब पी लेकर के गया घर पर, बरोबर, वो बॉटल फूट गई गर्म पानी डालते से। पी को लगती थी तो ठीक है, बट पी की वाइफ को लग गई गर्म पानी का चटका, राइट। अब यहां पर पी ने केमिस्ट पर केस कर दिया, राइट। इट वॉज हेल्ड दैट केमिस्ट वॉज लायबल टू पे डैमेजेस। बट अगेन एक ही पर्टिकुलर पर्पस अगर है तो वहां पर आपको पर्पस बताने की जरूरत नहीं है। बॉम्बे बर्मा ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन वर्सेस आगा मोहम्मद, यहां पर क्या हुआ था, रेलवेज ने ये आगा मोहम्मद इनसे रेलवे के स्लीपर्स खरीदे थे। रेलवे के स्लीपर्स मतलब वो रेलवे ट्रैक के बीच में नहीं क्या वो लगे हुए रहते हैं, राइट, वो ब्लॉक्स, उसको स्लीपर्स बोलते हैं। आगा मोहम्मद को उन्होंने बताया था कि भाई हमको ये रेलवे के ब्लॉक्स मतलब वो रेलवे के बीच में लगाने के लिए उसके लिए चाहिए। अब उसकी भी एक स्पेसिफिक क्वालिटी होती है, वो आगा मोहम्मद ने उसके हिसाब से नहीं दी थी। वहां पर रेलवे वॉज बाउंड टू रिजेक्ट, मतलब एंटाइटल्ड टू रिजेक्ट द गुड्स। दूसरा एक्सेप्शन, ये सेकंड पॉइंट जो है ना वो एक्चुअली एक्सेप्शन नहीं है, यहां पर तो केविएट एम्प्टर ही लगेगा, बट उन्होंने एक्सेप्शन में दिया है, अपने दिया है, पूछा अगर तो ये लिखना पड़ेगा। क्या बोल रहे हो, गुड्स परचेज अंडर पेटेंट और ब्रांड नेम। ये काइंड ऑफ जो पहले वाला पॉइंट है ना उसका एक्सेप्शन है, दैट इज यहां पर केविएट एम्प्टर लग जाएगा। क्या बोलते हैं वो, अगर आपने बायर ने सेलर पर नहीं भरोसा किया, कोई ब्रांड नेम से गुड अगर खरीदा है तो वहां पर फिर सेलर रिस्पॉन्सिबल रहेगा क्या, नहीं। देयर इज नो इंप्लाइड कंडीशन दैट गुड्स फिट फॉर एनी पर्टिकुलर पर्पस, बायर इज रिलाइंग ऑन ब्रांड नेम। यहां पर बायर की खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी केविएट एम्प्टर। वैसे ये एक्सेप्शन नहीं है, बट अपने को एक्सेप्शन में दिया है तो ये पॉइंट लिखना पड़ेगा। बाद में गुड्स अगर सोल्ड बाय डिस्क्रिप्शन है, जो अपन ने ऊपर इंप्लाइड कंडीशंस पढ़ी थी वो सब यहां पर केविएट एम्प्टर के एक्सेप्शंस बन जाएंगे। गेटिंग इट? अगर डिस्क्रिप्शन से आपने खरीदा है और डिस्क्रिप्शन के करस्पॉन्डिंग गुड्स नहीं है तो सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी, बायर रिस्पॉन्सिबल नहीं है, केविएट एम्प्टर डज नॉट अप्लाई। मर्केंटेबल क्वालिटी के चाहिए गुड्स, वेयर द गुड्स आर बॉट बाय डिस्क्रिप्शन एंड सेलर नॉर्मली उन गुड्स में डील करता है, तो गुड्स शुड बी ऑफ नॉर्मल यूजेबल कंडीशन। अगर वो यूजेबल कंडीशन में, चालू कंडीशन में नहीं है तो फिर सेलर रिस्पॉन्सिबल रहेगा। बट कौन से डिफेक्ट्स के लिए, लेटेंट डिफेक्ट्स के लिए, जो डिफेक्ट नॉर्मली ध्यान में आ जाने चाहिए बाय नॉर्मल एग्जामिनेशन, वो एग्जामिनेशन करने के लिए बायर खुद रिस्पॉन्सिबल है। सेल बाय सैंपल, सैंपल से हुआ है तो सैंपल से करस्पॉन्डिंग होना चाहिए गुड्स, अगर नहीं है तो सेलर वुड बी रिस्पॉन्सिबल। सेल बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन अगर है तो दोनों से करस्पॉन्डिंग रहना चाहिए, बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन। नहीं है तो अगेन सेलर वुड बी रिस्पॉन्सिबल। ट्रेड यूजेज, ये क्या बोलता है, implied वारंटी और कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस में बी अनेक्स टू बाय यूजेज ऑफ ट्रेड, जो अपन ने ऊपर देखा था। कभी कभी नॉर्मली ऐसा यूजेज ऑफ ट्रेड से अनेक्स रहती है कि भाई 1-2 साल की वारंटी है, नॉर्मली रहेगी है, राइट। या कभी कभी क्या बोलते हैं वो, जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दिया है, रेडीमेड गारमेंट का अगर बिजनेस है उसमें इंप्लाइड कंडीशन ये मानी जाएगी कि गारमेंट्स रीजनेबली फिट होने चाहिए।
रीजनेबली फिट यहां पर वो क्या बोल रहे हैं बेसिकली, प्रॉपर एक स्ट्रक्चर के होने चाहिए, जैसे शर्ट में एक, फॉर एग्जाम्पल एक सर के लिए एक होल, दो हाथ के लिए एक होल, अगर एक शर्ट में 5 होल दे दिए उन्होंने तो वो रीजनेबली फिट है क्या, शर्ट कहलाए जाने के लायक है क्या, नहीं, वहां पर अगेन सेलर वुड बी रिस्पॉन्सिबल। एंड लास्टली, सेलर एक्टिवली कंसील्स अ डिफेक्ट और इज गिल्टी ऑफ फ्रॉड। सेलर ने खुद से बताना नहीं है डिफेक्ट्स, बट अगर उसने कोई फ्रॉडुलेंट तरीके से सामने वाले को बेवकूफ बनाने के लिए एक्टिवली कुछ तो भी छुपा रहा है या फ्रॉड कर रहा है, कोई मिस रिप्रेजेंटेशन कर रहा है एंड बायर उस पर बिलीव करके खरीद लिया गुड्स, तो फिर वहां पर सेलर रिस्पॉन्सिबल रहेगा। फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक की बोतल में बेचते हुए, वो जो बेचता था सेलर, उसमें क्रैक थी, वो क्रैक जो है सेलर ने थोड़ी सी अंदर से कुछ तो भी करके चिपका दी थी और बायर को बोला नहीं नहीं एकदम परफेक्ट गुड है, परफेक्ट है, कुछ इसमें दिक्कत नहीं है, ले जाओ, वहां पर फिर काइंड ऑफ सेलर वुड बी रिस्पॉन्सिबल। Buyer has a right to avoid the contract and claim damages. यहां तक सब लोग है क्या मेरे साथ? बाकी लोग, आरुष, अथर्व, कंचन, नहुष? ओके, चलिए, here we complete unit number 2 also. ठीक है, एक और छोटा सा क्वेश्चन लिखें। हम्म,
दिस इज द क्वेश्चन फॉर 3 marks. व्हाट इज द क्वेश्चन एग्जैक्टली? देखिए आपको क्या इंटरप्रिटेशन लग रहा है, जो आपको लगता है, फिर अपन डिस्कस करते हैं। पूरा नहीं आया है क्या क्वेश्चन ये? ओह सॉरी। दो पार्ट्स में वो डिवाइड हो गया एक्चुअली। अब ठीक है। सानिका, इन केस ऑफ ब्रांड इज द ब्रांड रिस्पॉन्सिबल फॉर द और द सेलर। देखो अब सेलर तो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा, बट ब्रांड जो है उसका ओनर या मैन्युफैक्चरर रिस्पॉन्सिबल रहेगा क्या? इट डिपेंड्स ऑन केस टू केस। मतलब अब उसने अब अगर वो गुड्स का पर्पस जो है, जैसे अपन ने फेविक्विक का एग्जाम्पल लिया था, अब उसने ब्रांड पर भरोसा किया बट पर्पस बताया था कि वहां पर ब्रांड को कम्युनिकेट हुआ हो पाया था क्या? पर्पस नहीं हो पाया था, तो फिर ब्रांड को भी कैसे रिस्पॉन्सिबल ठहराएगा? बट अगर नॉर्मली वो जो ब्रांड है वो एक कोई तो भी क्लेम करता है कि ये पर्पस के लिए फिट रहेंगे गुड्स, ठीक है, और फिर बायर भरोसा करता है ब्रांड पर, तो फिर वो ब्रांड को स्यू कर सकता है। इट वुड डिपेंड ऑन दैट केस टू केस थिंग।
ओके स्टॉप। हुआ क्या? आधा मिनट थोड़ा कम दिया वैसे मैंने, पर पहले का टाइम थोड़ा कंसिडर करके। हुआ क्या? ऑलमोस्ट। क्वेश्चन समझा क्या? अच्छा पहले एक वर्ड में आंसर दो, विल शी बी सक्सेसफुल? ओके सानिका, बाकी लोग विल शी बी सक्सेसफुल? yes, no, not applicable? शी विल एक्चुअली बी नॉट सक्सेसफुल। क्यों? मिसेस सीमा ने लोकल राइस शॉप पे गई, 100 केजीज बासमती राइस मंगाया, प्राइस डिसाइड हो गया। मिसेस सीमा ने बोला कि मुझे सैंपल दिखाओ ऑफ व्हाट वुड बी प्रोवाइडेड बाय द शॉपकीपर। सैंपल भी दिखा गया। बिफोर शी अग्रीड अपॉन द परचेज, शॉपकीपर शोड हर अ बॉल ऑफ राइस। सैंपल एग्जैक्टली करस्पॉन्डेड टू द एंटायर लॉट। ठीक है, बायर ने एग्जामाइन भी किया, सीमा ने एग्जामाइन भी किया, प्रॉपरली उसको एग्जामिनेशन का चांस भी मिला, बट उसने कैजुअली एग्जामाइन किया विदाउट नोटिसिंग that even though sample was that of basmati rice, it contained mix of long and short grains. ठीक है, नाउ वो घर पे लेके गई, उसके कुक ने देखने के बाद में क्या बोला, उसके जो कुक था उसके देखने पे क्या बोला कि ये जो चावल है वो बरोबर नहीं है, अगर इससे डिश प्रिपेयर की तो जैसी आपको चाहिए वैसी नहीं मिलेगी। अब सीमा यहां पर उसके अगेंस्ट केस कर सकती है क्या? सेलर के अगेंस्ट। यहां पर सेल बाय सैंपल है, सैंपल डिस मतलब जो सैंपल था उससे मेन गुड्स करस्पॉन्डिंग है, बिल्कुल है। बायर ने चेक किया, बिल्कुल किया। बायर ने कुछ डिस्क्रिप्शन दिया था क्या यहां पर स्पेसिफिकली इतने लेंथ के चाहिए, ऐसे चाहिए, राइट? नहीं दिया था। यहां पर सेल बाय सैंपल जो हुआ उसकी जो कंडीशंस है कौन सी? बल्क शैल करस्पॉन्ड विद द सैंपल, ये हुआ था। बायर शैल हैव रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ कंपेयरिंग, ये भी हुआ था। दोनों चीजें हुई थी, तो यहां पर जो है वो सेलर को स्यू नहीं कर सकती। इन द इंस्टेंट केस मिसेस सीमा विल नॉट बी सक्सेसफुल एज शी कैजुअली एग्जामाइंड सैंपल which corresponded to entire lot without noticing fact that even though sample was that of basmati rice, it contained mix of long and short grains, right? अब उन्होंने यहां पर जो दूसरा पार्ट दिया है वो आपने घर पर एक बार देखना है, इसी क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है कि what would be your answer if Mrs. सीमा specified her exact requirements as to length। अगर वो स्पेसिफिक लेंथ बताती थी तो यहां पर डिस्क्रिप्शन भी होता था, वहां पर फिर in case Mrs. Seema specified exact requirement, then there is implied condition that good shall correspond with the description also. If it is not so, seller will be held liable. ठीक है, यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 इसके जो यस आरुष, यूनिट नंबर 1 एंड यूनिट नंबर 2 बेसिकली दोनों के आपको पूरे ही क्वेश्चन करने हैं, बट
चलो आपकी चॉइस, यूनिट नंबर 1 के एटलीस्ट 3 और यूनिट नंबर 2 के एटलीस्ट 3, ये क्वेश्चंस तो आपने करने ही है मिनिमम एज अ होमवर्क। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच।